This call is now being recorded. इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स उत्तर प्रदेश के द्वारा आज इस कार्यक्रम का किया जा रहा है, जिसमें पत्रकारिता की भाषा और भाषा की पत्रकारिता विषय पर हम बातचीत करेंगे। आज अपने आप में एक महत्वपूर्ण विषय है, जो भाषा को लेकर हम टेलीविज़न चैनल देखते हैं, ख़ास तौर से टीवी मीडिया में जो पत्रकारिता में भाषा का पतन है, वो हम सबके सामने है। उस पर हमारे जो विद्वान जन हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा करेंगे। मैं इस कार्यक्रम में हमारे जो उपस्थित मेहमान हैं, उनका स्वागत करने के लिए डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी का आह्वान करूँगा कि वो आएँ और हमारे मेहमानों का स्वागत करें। डॉक्टर आशुतोष। धन्यवाद रितेश सर। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी, बिल्कुल सर। 18वीं प्रेस विरासत दिवस पर भाषा की पत्रकारिता, पत्रकारिता की भाषा और भाषा की पत्रकारिता विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री नारायण समीर, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। वो हमारे इस मंच पर आए हुए हैं और हमें अपने विचारों से सराबोर करेंगे। वो लेखक और अनुवादक विशेषज्ञ हैं, पूर्व निदेशक केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार में कार्यरत रह चुके हैं। डॉक्टर श्री नारायण समीर जो हमारे मुख्य अतिथि हैं और मैं उनका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम में। दूसरे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस मंच पर प्रोफेसर सुशांत कुमार मिश्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञ, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपको भी तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं कि हमें पत्रकारिता की भाषा और भाषा की पत्रकारिता पर अपने विचारों को रखें। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे आदरणीय प्रोफेसर अजिताभ सर, जो इस समय ग्रेटर नोएडा में JIMS में मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, जो हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और इस कड़ी में मैं रितेश सर को एक बार फिर कहना चाहूंगा कि सर, आगे के प्रोग्राम के लिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले मैं एक सूचना आप लोग के साथ साझा करना चाहता हूं। इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स के साथ लंबे समय से एक व्यक्तित्व जुड़े हुए थे, श्री नरेश कुमार जी। कल नरेश कुमार जी का आकस्मिक निधन हो गया और यह क्षति हम सब के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं अगर नरेश कुमार जी के बारे में बात करूं तो नरेश कुमार जी वर्तमान समय में सीनियर जनरल मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन पावर ग्रिड के साथ जुड़े हुए थे। नरेश कुमार जी एलुमनाई थे एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के, जहां उन्होंने 1991-92 बैच से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया था। आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट दिल्ली यूनिवर्सिटी से थे और आपने मास्टर्स मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अलगप्पा यूनिवर्सिटी से किया था। मैं अगर नरेश जी की बात करूं तो उन्हें तमाम अवार्ड मिले थे। उन्हें भारत के 100 जो प्रमुख रेपुटेड ऐसे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स थे, उनमें गिना जाता था। रेपुटेशन टुडे ने इसका सर्वे किया था। उन्हें बेस्ट PRO अवार्ड भी मीडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2009 में दिया था। राष्ट्रीय मीडिया रत्न अवार्ड से भी उन्हें सुशोभित मीडिया प्रेस क्लब ने 2013 में और 15 में किया था। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2014 में उन्हें कॉर्पोरेट लीडरशिप इन पब्लिक रिलेशन में मिला था। इंद्रप्रस्थ मीडिया रत्न अवार्ड 2014 में उन्हें दिया गया था। कल अचानक एक फूड पॉइजनिंग के कारण अभी डॉक्टर इस तरह का कुछ पुख्ता नहीं बता पाए हैं। कल ये सूचना मिली कि उनका निधन हो गया और हम इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल्स की तरफ से अपने परिवार के सदस्य के लिए, उस दिवंगत आत्मा के लिए हम 1 मिनट का मौन व्रत रखते हैं।
हाँ, ओम शांति। ये ईश्वर की नियति है। हम सभी उसको देखते, सुनते, समझते हैं। ये दुखद है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना है, चलना है। इसी क्रम में हम आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जीवन को आगे की तरफ ले जाने का काम करते हैं। मैं एक बार पुनः अपने सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और उपस्थित जितने भी व्यक्तित्व हमारे साथ जुड़े हुए, जितने भी गणमान्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका पुनः आभार व्यक्त करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर जो हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं, डॉक्टर सुशांत कुमार मिश्र जी, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताऊं कि सुशांत जी वर्तमान समय में जेएनयू में प्रोफेसर हैं। आपने हिंदुस्तान टाइम्स और द पायनियर जैसे अखबारों के साथ, प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचार पत्रों के साथ अपनी ट्रेनिंग जर्नलिस्ट की। आप जो भाषा है, भाषा के ऊपर आपका बहुत सारा काम है। आप एक सुपरिचित भाषाविद हैं और आप पत्रकारिता में भी भाषा के ऊपर जोर देते हैं। आप हमारे जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, डॉक्टर श्री नारायण समीर जी। श्री नारायण जी लेखक एवं अनुवाद विशेषज्ञ हैं। आप निदेशक रहे हैं केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार के। अभी आपने बताया कि आप महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन की भूमि से आप बोल रहे हैं, चंपारण से। आप चंपारण बिहार में है और आपकी जन्मस्थली भी चंपारण रही है। आपने हिंदी भाषा और साहित्य में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है। बेंगलुरु विश्वविद्यालय से आपने पीएचडी की है। इसके अलावा आपने बहुत सारा काम उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में हिंदी के प्रचार प्रसार में भी किया है। अन्य हमारे जो आज के अध्यक्ष हैं, हमारे अजिताभ जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए छात्र हैं और बहुत सारे एकेडमिशियंस हैं, वो इस नाम से सुपरिचित हैं। आप जिन्स ग्रेटर नोएडा में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। मैं आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और सर्वप्रथम मैं अध्यक्ष संबोधन के लिए डॉक्टर अजिताभ जी का आग्रह करता हूं कि वो आए और इस विषय पर अपनी बात रखें। डॉक्टर अजिताभ। धन्यवाद रितेश जी। सबसे पहले तो हम लोगों ने अपना एक कलीग नरेश जी का जाने का बहुत बड़ा दुख है। श्रद्धांजलि नमन उनको। एक अपूर्णीय क्षति है इस संस्था के लिए भी। और बट वही कहते हैं ना कि सो मस्ट गो ऑन, तो होना चाहिए। और ख़ास करके आज जो हम ये ओकेज़न है कि हम एक बहुत गहरी जो कहते हैं कि दुविधा हमारे साथ है कि भाई पत्रकारिता जो चौथा स्तंभ माना जाता है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसमें किस तरह की क्या कोई उसका अपना एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, कोई पैरामीटर्स होना चाहिए। ये सारे चैलेंजेज हम जूझ रहे हैं इससे। इनफैक्ट अब तो और ज़्यादा हो गया है जब से डिजिटल और सोशल मीडिया का खास करके आगमन हुआ है। वहाँ बहुत सारे जो कहते हैं लक्ष्मण रेखाएं टूटी हैं, बाउंड्रीज का शायद लोगों ने उल्लंघन किया है और जोर शोर से वो हो रहा है। तो मीडिया, क्या सोशल मीडिया भी मीडिया है? क्या सिटीजन पत्रकारिता को भी हम पत्रकारिता ट्रू सेंस में कह सकते हैं? कई इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई जो संस्कार जो पत्रकारिता का है चौथा स्तंभ के नाते, क्या वो पत्रकारिता है? क्या विष्णु परारकर जी जैसे लोगों ने जो कल्पना की थी कि हमारी मीडिया कैसी हो, हम कैसे हो, हमारा समाज कैसा हो, समाज में मीडिया की भूमिका और मीडिया का जो एक गेटकीपर का रोल है, एक जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर का रोल है, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और इंटरटेनमेंट और एजुकेशन, ये चारों का जो एक पुट है वो मीडिया इज सपोज टू गिव। क्या मीडिया वहां अभी उतनी कारगर है? हम देखें, अगर डेटा की बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया आज के डेट में 14 भाषाओं में है। टाइम्स ऑफ इंडिया एज ए न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात करें तो वर्ल्ड की सबसे जो लार्जेस्ट सर्कुलेटेड डेली है टाइम्स ऑफ इंडिया, उसमें आता है। GTV कम से कम 10-15 भाषाओं में है। ETV भारत की बात करें, आप किसी भी चैनल को उठा दें, सारे चैनल आज आंचलिक मीडिया जो हम कहते हैं, रीजनल मीडिया की ओर सब लोग मुखातिब हैं, सब लोग बड़े जोर शोर से लगे हुए हैं। ये दिखाता है कि आज के डेट में आंचलिक मीडिया में जो बाधाएं थी, उन बाधाओं को तोड़ के आंचलिक मीडिया एक सतह से ऊपर आई है और सतत आगे अग्रसर है। अगर
मीडिया में परसेंटेज की बात की जाए तो आज की डेट में लगभग 50% जो मीडिया है वो आंचलिक मीडिया है। हिंदी मीडिया है वो भी लगभग 50% है, और आंचलिक मीडिया का लगभग वही 50% का शेयर है आज के डेट में, जबकि इंग्लिश मीडिया मुश्किल से लगभग 1-8% ही है। तो एक तरफ हिंदी की जो बहुलता है और जो डोमिनेंस है वो है हिंदी मीडिया की, दूसरी तरफ आंचलिक मीडिया भी अपनी बाधाओं को झेलते हुए, तोड़ते हुए बहुत आगे आई है, और आंचलिक मीडिया ने अपना एक स्थान बना लिया है, और आज के डेट में उसकी अपनी पहचान है। रोजगार की बात करें तो आज के डेट में रोजगार में भी ऑफ कोर्स हिंदी मीडिया तो दे ही रही है, चाहे वो पत्रकारिता की बात करें या कम्युनिकेशन के किसी और फील्ड की बात करें, तो आंचलिक मीडिया में बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ा है। हिंदी मीडिया का तो है ही है, जो खास करके जो इंडिया की एक खासियत है, और इंडिया के जो हमारे युवा टैलेंट्स भी हमारे साथ, कुछ छात्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे छात्र भी हैं, तो आज जो मैं देखता हूं कि एक पॉलीग्लॉट का जो बहुभाषा विज्ञ हैं, हम सब बाय बर्थ हम इंडियंस 2-3 भाषा तो बोल ही लेते हैं, वो जो गॉड गिफ्ट हमारा है। और यहाँ पे हमारे साथ हमारे गणमान्य 2 समीर सर बैठे हुए हैं और सुशांत सर बैठे हुए हैं, बहुभाषा विज्ञ हैं, कई भाषाओं पे इनकी पकड़ है, जानते हैं क्या स्कोप है। आज के डेट में संस्कृत का इतना ज्यादा स्कोप बढ़ गया है, उतने लोग और उतने क्वालिटी के लोग नहीं हैं, और ये अन्य भाषाओं में भी लागू होता है, चाहे वो तेलुगु तमिल की बात करें या पंजाबी की बात करें या मैथिली की बात करें, भोजपुरी की बात करें, हरियाणवी की बात करें, हर भाषाओं में यही होता है कि क्वालिटी में कहीं ना कहीं हम कंप्रोमाइज कर रहे हैं। तो क्या कम्युनिकेशन की भाषा जो हम कहते हैं कि भाई आम जन की भाषा है वो होनी चाहिए, चलनी चाहिए, या कहीं ना कहीं एक छोटा सा जो मिनिमम स्टैंडर्ड की बात करते हैं वो होना चाहिए? मुझे लगता है उसकी दरकार है, उसकी जरूरत है, खास करके सोशल मीडिया में के आने से। और सोशल मीडिया का हमारा, जब हम सोना उठना जागना भी हम सोशल मीडिया के साथ कर रहे हैं। फेसबुक आज के डेट में 12-15 लैंग्वेज में है, 12-15 इंडियन लैंग्वेजेस में है फेसबुक। तो देखिए, एक जो बहुराष्ट्रीय कंपनी आके और यहाँ के, और उस पे जो हमारा कंटेंट है, हम उसके कंटेंट प्रोवाइडर हैं। फेसबुक कोई कंटेंट नहीं बनाता, हमसे कंटेंट बना के और उसका सर्कुलेशन करता है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हो, रोबोटिक्स के थ्रू हो, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के माध्यम का यूज करके वो उसको मल्टीप्लाई करता है, एम्पलीफाई करता है। तो उससे कहीं ना कहीं भाषा पे भी क्या टेक्नोलॉजी के आने से क्या ये जियो क्रांति जो आ गई है, क्या पत्रकारिता की भाषा बदल गई है या बदलती जा रही है, या आगे क्या होगा? 4G से 5G और की हम तैयारी कर रहे हैं, क्या उससे और कुछ चेंजेज आने हैं? जैसा हम जानते हैं कि कम से कम 10 गुना 20 गुना जो स्पीड है इंटरनेट की, जो हमारे कम्युनिकेशन की स्पीड है टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो बढ़ जाएगी, सुगम हो जाएगी शायद 5G आने से। बट क्या उससे कोई इम्पैक्ट हमारी पत्रकारिता पर पड़ेगा? क्या वहां पे सोशल मीडिया का प्रभुत्व और आगे बढ़ेगा? कुछ ऐसे ही कई प्रश्न उठते हैं दिमाग में कि जिसपे हम जानना चाहेंगे अपने माननीय हमारे जो विशिष्ट वक्ता हैं उनसे। तो मैं ज्यादा समय न लेकर रिक्वेस्ट करूंगा रितेश जी को कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजिताभ जी। आपने एक जो पक्ष रखा है, पहलू रखा है कि आज फेसबुक जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है वो भारत की भी विभिन्न भाषाओं पर काम कर रहे हैं। तो भाषा के कोई एक निश्चित मानक होने चाहिए, कोई मिनिमम मानक होने चाहिए, या फिर भाषा केवल संप्रेषण तक सीमित रहनी चाहिए। और साथ ही साथ जो आपने सिटीजन जर्नलिज्म की बात की वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हर व्यक्ति पत्रकार बनना चाहता है, बन रहा है, और टेलीविजन चैनल पर भी लगातार इस बात को बताया जा रहा है कि आप सिटीजन हैं और आप पत्रकार की भूमिका में हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से हर पेशे के लिए किसी न किसी तरह की योग्यता की आवश्यकता है, पत्रकारिता में योग्यता की बात नहीं की जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं पत्रकारिता का क्षरण भी हमारे सामने वो हो रहा है। इसी कड़ी में मैं आज के इस भाषा की पत्रकारिता और पत्रकारिता की भाषा पर अपने विचार रखने के लिए आज के हमारे अतिथि सुशांत जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार रखें। सुशांत मिश्रा जी। मैंने अभी अपने लिए छोटा सा एक पीपीटी तैयार किया था, उसको शेयर कर सकते हैं क्या?
जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं सर। शेयर हो रहा है? जी सर। आ गया? हाँ। ठीक। जी सर, जी आ देखिए, गया। जी आ गया ना, ठीक है, चलिए धन्यवाद। देखिए कुछ प्रश्न, सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद, और आज एक तो नरेश जी के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए विष्णु पराड़कर जी को नमन, और आप सभी को एक साधुवाद कि आपने इस परंपरा को आगे बढ़ाया है, और इस पर विचार की आवश्यकता है निश्चित रूप से हमारे समय में, और इस पर विचार पहले से भी होता रहा है। तो कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियों में जो विचार हुआ है और अभी जो हुआ है उसको लेकर के मैंने जो कुछ भी देखा समझा अब तक है, वो आपके सामने एक संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। और प्रश्न जो है वो सारे हैं हमारे सामने, 3G से 4G से 5G, और कहीं ना कहीं मैं पत्रकारिता से भी जुड़ा रहा हूं और शिक्षण संस्थानों से भी जुड़ा रहा हूं, और ये दोनों कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को ही लाने ले जाने का काम करते हैं, चाहे जिस भी परिस्थिति में करें। तो ये जो परिस्थितियां बनती है उसमें पत्रकारिता के संबंध में मुख्य रूप से जो मैं देखता हूं वो ये 3-4 तरह की भाषाएं अभी भी सामने में हमारे रहती हैं, और वो उसको हम भाषा की श्रेणी में कहते हैं तो वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज कह देते हैं। तो एक तो जैसे ब्रॉडकास्टिंग की वेराइटी है, तो ब्रॉडकास्टिंग में भी दो तरह की आप जानते हैं, टेलीकास्टिंग भी इसमें इंक्लूड कर लीजिए, उसकी अपनी वेराइटी है, अलग अलग प्रकार के उसमें प्रोग्राम्स हैं, और उसके हिसाब से भाषा का निर्धारण होता रहा है। तो पत्रकारिता जो है वो अब हम ये नहीं कह सकते कि जैसे पहले था कि एक समाचार पत्र आप निकालते थे, उसमें मुख्य रूप से हम समाचारों को ही, या न्यूज जिसको कहते थे, उसी को प्रधानता देते थे। बाकी जो था वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसका महत्व न्यूज की तुलना में थोड़ा सा कम था, स्पेस को देखते हुए। बाकी महत्व सबका है, लेकिन स्पेस उसको कम मिलता था। अभी की परिस्थितियों में शायद ऐसा नहीं है। अब न्यूज से अलग हटके हम इंफॉर्मेशन पे आ गए। तो अभी भी 3 तरह से तो मैं देखता हूं, एक तो ब्रॉडकास्टिंग का जो फॉर्मेट है जिसमें रेडियो अभी भी चल ही रहा है, और आप देखें तो टेलीकास्टिंग जो न्यूज चैनल्स हैं या जो टेलीविजन चैनल्स हैं, ओवरऑल सारे टेलीविजन चैनल्स, उनकी पत्रकारिता, उनकी जो भाषा है वो भी अलग होती जा रही है। और पब्लिशिंग जो पब्लिश करते हैं, जैसे अखबार हमारे सामने रोज आता है, और अधिकांश लोग अभी भी अखबार पढ़ते हैं, चाहे अंग्रेजी में, हिंदी में, तेलुगु में, जिस भी भाषा में पढ़ते हैं। और इन दोनों में एक बात ये आती है, ब्रॉडकास्टिंग और पब्लिशिंग में बात आती है कि कहीं ना कहीं अंग्रेजी और अंग्रेजी के इतर जो भारत की भाषाएं हैं, जो भारत या भारतीय जनमानस की भाषाएं रही हैं, जिनका महत्व पहले कम था, लेकिन आज के समय में हम देखें तो उनको महत्व, संख्या की दृष्टि से देखें तो उनको अधिक महत्व मिलने लगा है निश्चित रूप से। लेकिन ये विवाद अभी भी रहेगा ही, और ये डिबेट अभी भी हम कर सकते हैं कि क्या कंटेंट सारा अंग्रेजी से ही अभी नहीं आता है। तो अंग्रेजी का जो महत्व है, भले ही डायरेक्ट अंग्रेजी टेलीकास्ट हम कम कर रहे हों संख्या की दृष्टि से, लेकिन कंटेंट अधिकांश अंग्रेजी में ही प्रोड्यूस हो रहा है, और उसको सिर्फ हम कन्वे कर रहे हैं दूसरी भाषाओं में। तो ये एक प्रश्न आता है, और ऐसी परिस्थितियों में इंटरनेट का एक रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। इंटरनेट को देखें तो मैं थोड़ा सा आगे भी देखूंगा कि इंटरनेट चीजों को कई तरह से प्रेजेंट कर सकता है। इंटरनेट के माध्यम से, जैसे हम न्यूज पेपर्स में या कहीं और भी कहते हैं स्टोरी को भी कहानी कोई किसी ने नहीं किया। हिंदी में भी हम कहते हैं हम स्टोरी, कौन सी स्टोरी कर रहे हैं। अब स्टोरी का अर्थ जो भी हम समझे, एक तो प्रेमचंद ने भी कहानी लिखी है, वो भी स्टोरी के अर्थ में आता है, तो जो भी है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी का एक विशेष अर्थ है, मैं उसी अर्थ में ले रहा हूँ पत्रकारिता की भाषा को के संदर्भ में। और इसका संभव तो मुझे बहुत उचित हिंदी अनुवाद नहीं मिला, तो मैंने स्टोरी शब्द को ही रखा है। तो इसमें अब देखिए फैक्ट्स भी हैं, इसमें बहुत सारे फिक्शनल फैक्ट्स भी हैं, और फैक्ट्स को भी हम इस तरह से स्पेकुलेट करके प्रेजेंट करते हैं कि उस वक्त, कम से कम भविष्य में जो भी हो,
लेकिन उस वक्त वो फैक्ट भी एक फिक्शन की तरह हमारे सामने में आ जाता है। तो ये सारी चीजें जब एक साथ मिल करके हमारे सामने रखी जाती हैं तो कुछ बड़ी विचित्र स्थिति होती है, और वो स्थिति जो होती है उसको जो पत्रकारिता में या फिल्म स्टडीज के लोग हैं उसको कुलेशाव इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इससे आप सभी परिचित होंगे। तो क्योंकि एक ये कुलेशाव एक नाम के फिल्मकार थे, तो इन्होंने अपने एक ही फोटो ली और उसको 3 अलग अलग परिस्थितियों से जोड़ करके सामने रख दिया। तो एक ही फोटो, इस पर और भी कई लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि कुलेशॉव का जो ओरिजिनल स्लाइड्स हैं वो नहीं मिलते हैं, वो खत्म हो गए हैं, सिर्फ उसके डिस्क्रिप्शन मिलता है, उसके बारे में सूचनाएं मिलती हैं। लेकिन उस विचार को लेकर के और भी कई लोगों ने किया है, हिचकॉक हैं और भी कई तरह के हैं। तो ये एक चीज जो थी, जो पहले फिल्म में यूज होती थी, वो अब कहीं ना कहीं पत्रकारिता में भी आ गई है। और इसीलिए हमारी भाषा अब सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं है। हम सिर्फ एक हिंदी या अंग्रेजी या केवल उसकी भाषा या उसके भाषा के मानक स्वरूपों की बात नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उसमें अन्य जो प्रकार हैं भाषा के, जो पहले अखबारों में भी थे, कुछ फोटोग्राफ वगैरह छपते थे, कुछ कार्टून छपते थे, इन चीजों का भी महत्व था। लेकिन अब हम देखें तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तो भाषा केवल अब उस परंपरागत अर्थ में भाषा नहीं रह गई है, उसके कई अर्थ हो गए हैं। और इसीलिए मैंने इसमें यहां भी लिखा है सिंबल फॉर्मेशन। अब ये सिर्फ लैंग्वेज नहीं रह गया है, एक पूरा का पूरा सिंबल फॉर्मेशन हो गया है। एक विचारों को एक अलग अलग बिंदुओं से सामने रखने का, और एक तरह से कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे कम्युनिकेशन जो कहते हैं वो प्रचारित करने का, विचारों को प्रचारित करने का भी माध्यम बन गया है। तो इसमें स्वाभाविक है कि जो हमारी भाषा है, भाषा के जो मानक स्वरूप है, इन सबों पर तो असर पड़ेगा ही। उसके साथ साथ इसमें एक मिथ फॉर्मेशन की भी परंपरा आ गई है। अब वो भी मिथ फॉर्मेशन कई प्रकार से होता है। आप किसी का एक फोटो ले लें, जैसे आज ही मैं देख रहा था, एक हमारे जेएनयू से ही पहले पढ़ी लिखी हैं, उनको आसाम में कोकराझार, ये शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट में, कोकराझार नहीं गलत बोल गया मैं, शोणितपुर डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया गया, महिला पदाधिकारी हैं, आईपीएस से हैं। तो अब उनका एक विशेष इमेज हम उनके सामने, जनता के सामने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं। भाषा भी बड़ी सधी हुई है, अच्छी अंग्रेजी में लिखी हुई बातें हैं, उनकी प्रशंसा है। लेकिन उनका जो स्वरूप आप दिखाना चाहते हैं, उनको कहा रणरंगिनी। अब रणरंगिनी का जो स्वरूप आपने दिखाने का प्रयास किया, वो सिलेक्शन है, और वो सिलेक्शन कहीं ना कहीं मिथ फॉर्मेशन से भी जुड़ गया है। तो मीडिया आज जो है वो कहीं ना कहीं मिथ, और मिथ में मतलब ये कोई मिथ्या या मिथक की बात नहीं है, बल्कि जो हम विश्वास करते हैं, जिस पर हम, जिसकी बात हम कहते सुनते हैं, और जो हमारी सामान्य भाषा में, हमारे सामान्य जनजीवन में एक विश्वास और श्रद्धा की तरह से जुड़ा रहता है। उसका काउंटर मिथ भी होता है, वो भी होता है। उस तरह की कई चीजें होती है। जैसे हमारे यहाँ पुलिस की वर्दी का एक मिथ है, अब वो मिथ जो होगा उसका काउंटर मिथ भी होगा। ये विचारकों ने इस पर बहुत लिखा है। तो जैसे अब पुलिस की वर्दी से हम प्राय आमतौर पे अगर मीडिया में पुलिस की वर्दी दिखाई जाएगी या पुलिस की वर्दी पहने कोई व्यक्ति दिखाया जाएगा, तो हम कहीं ना कहीं उत्पीड़न की बात समझते हैं। तो ये एक मिथ हुआ कि पुलिस और उत्पीड़न एक साथ जुड़ता है। उसका काउंटर मिथ भी होगा कि पुलिस आपको कहीं ना कहीं सहायक मुद्रा में भी दिखेगी और दिखाई भी जाएगी। तो दोनों ही मिथ और काउंटर मिथ, दोनों ही का फॉर्मेशन मीडिया में होता रहा है। अब इंटरनेट के आने से इसके कई अन्य प्रकार के आने की संभावना है, और उसको जो कन्वे हमें करना है वो अलग अलग तरीकों से कन्वे होगा। 4G 5G जिसकी बात कर रहे हैं वो होगा, और 2G से मतलब वेब 2 से वेब 3 की ओर हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये समस्याएं हमारे सामने, और समस्या नहीं कहेंगे, ये परिवर्तन जो है वो हमारे सामने और स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। वो चाहे एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो, मीडिया टेक्नोलॉजी हो, सब में। और कहीं ना कहीं वो, अब आप देखें कि कहीं ना कहीं जो एक स्पेशलाइजेशन और नॉन स्पेशलाइजेशन की बात थी, वो भी मर्ज होती जा रही है, मिलती जा रही है, और उसका असर भाषा पर भी पड़ रहा है। तो इस संदर्भ में से वेब 2 से वेब 3 की ओर बढ़ते हुए, फेसबुक की बात करें, मेटावर्स की बात करते हैं। अब मेटावर्स से संबंधित जो भी भाषा का प्रयोग होगा, भले ही वो 14-15 भाषाओं में, भारतीय भाषाओं में फेसबुक हो, या विश्व की अनेक मुख्य भाषाओं में फेसबुक हो,
लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी का डोमिनेंस होता है और उसके कई कारण होते हैं। तो उसके कई कारण को समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले चलते हैं, जो कि मीडिया के लोग जानते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब और ग्लोबल विलेज, चूंकि ये जितने मेटावर्स की बात करें, फेसबुक की बात करें, कहीं ना कहीं वो एक सामान्य रूप से विश्व को एकीकृत करके देखने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि आज के समय में जो भाषा है वो आप देखेंगे कि अधिकांश अनुदित भाषा है, अधिकांश, सारी मैं नहीं कहूंगा, अभी भी नहीं कहूंगा, लेकिन वो अनुवाद का जो अंश है भाषा के साथ वो किस तरह से जुड़ रहा है हमारे डेली लैंग्वेज में, उसको समझना जरूरी होगा। जैसे फेसबुक के कंटेक्स्ट में मेटावर्स की बात करते हैं, ऐसे अन्य भी जो भी कंटेक्स्ट है सब में यही होगा। मीडिया भी जो रह गया है, अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय खबर दिखाने वाले होंगे वो आमतौर पे आंचलिक भाषाओं में काम नहीं कर रहे हैं। वो उसके लिए जैसे एक आजकल देखता हूँ कुछ वर्षों में वियन WION नाम का एक चैनल आया है, तो वो मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही होगा। मुख्य रूप से हो सकता है कुछ 1000 प्रोग्राम उसके कुछ अन्य भाषाओं में, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में हो, लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजी में ही होगा। तो इस तरह से जो भाषा हुई, उसका जो डोमिनेंट रोल हुआ, वो किस तरह से हमारी भाषाओं को प्रभावित कर रहा है, हमारे भाषाओं के स्वरूप को प्रभावित कर रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। और इसके लिए थोड़ा सा पीछे, जैसे ये मीडियम इज मैसेज, मार्शल मकलूहन का बहुत पुराना लाइन है, 3 चीजों के लिए जाने जाते हैं। मैंने ग्लोबल विलेज की चर्चा पहले से कर दी है, और इस ग्लोबल विलेज और वर्ल्ड वाइड वेब को भी उन्होंने सबसे पहले प्रेडिक्ट किया था कि ग्लोबल विलेज आ रहा है और उसमें एक वर्ल्ड वाइड वेब भी होगा। तो वो किस स्वरूप में होगा उन्होंने पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया था, वो 1980 के बाद से, लेकिन के बाद से उस पर अधिक चर्चा हुई वैज्ञानिक तरक्कियों के कारण। लेकिन दार्शनिक रूप से उन्होंने ये बात 1970 के दशक में ही रख दी थी कि एक विश्व पटल पर जो है एक मकड़ी का जाला आने वाला है, वर्ल्ड वाइड वेब आने वाला है, और उन्होंने ही नाम भी दिया था वेब। तो 1980 के दशक से जब आया, उन्होंने ही कहा कि देखिए मीडियम इज मैसेज, ये उनकी बात। अब यहाँ पर यही बात जो मैं पहले से कह रहा था कि क्या जो भाषा सामान्य तौर पर जिसको हम भाषा कहते हैं, लैंग्वेज जो है, क्या वो अभी इकलौता मीडियम है हमारी बात कहने का? जैसे रेडियो वगैरह में भी पहले था, तो मुख्य रूप से पुराने जमाने में BBC सर्विसेज थे, हमारे ऑल इंडिया के सर्विसेज थे, वॉइस ऑफ अमेरिका था, जर्मनी था, डॉयचे वेले वगैरह वगैरह, जहां हर जगह से आता था, रूस से आता था, चीन से आता था, जो भी अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखना चाहते थे, उनके ब्रॉडकास्ट आते थे। वहां पर भाषा का एक विशेष प्रकार का प्रयोग होता था। उसमें कंटेंट जो होता था, उसमें आप ये चर्चा कर सकते थे कि वो अपने देश के हिसाब से कंटेंट करें, किंतु भाषा की बात अगर आप करेंगे तो उनकी एक विशेष प्रकार की, जिसको हम मानक भाषा या स्तरीय भाषा कहते हैं, उसी में वो लिखते थे। कहीं ना कहीं अनुवाद की बात भी होती थी उसमें। कभी कभी आपको लगता था कि अनुदित भाषा है, कि अगर रूसी रेडियो है, हो सकता है लगेगा कि रूसी से अनुदित हो गया, तो कहीं कहीं बनावटीपन होता था, लेकिन उसकी भाषा मूलतः जो एक स्तरीय भाषा, मानक भाषा का स्वरूप जो हम मानते थे वही था। लेकिन अभी ऐसी बात नहीं रह गई है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा सोर्स या चैनल नहीं रह गया। ये अनेक स्तरों पर हुआ है। जैसे साहित्य में आप देखिए, सिनेमा में देखिए, तो आज के समय में हीरो का कोई कंसेप्ट नहीं रह गया। पहले एक हीरो होता था, जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्में देखिए, तो उसके पहले के अनेक प्रकार, जैसे देवदास के समय का एक हीरो है, उस तरह से दिलीप कुमार के समय में हीरो का एक रोल रहा है। जो नेहरूवियन सोशलिज्म की बात हुई, अमिताभ बच्चन के समय में एंग्री यंग मैन का एक रोल रहा है। लेकिन धीरे धीरे आज की फिल्मों में देखिए तो उसमें उस तरह से हीरो का कोई रोल रह ही नहीं जाता है, हीरो का प्रकार बदल गया है। तो ये जो कहीं ना कहीं एक मानकीकरण और एक स्तर की बात हम करते रहे हैं, स्तर को इन्वर्टेड कोमा में रख लीजिए, की बात करते रहे हैं, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है, इसको हमने एक स्तर पर हमने इसको वेलकम भी किया है। हमने कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जनता की भाषा है। अब जनता की भाषा या जनभाषा के कई स्वरूप हो सकते हैं, उसमें आक्रोश की अभिव्यक्तियां हो सकती हैं, आक्रोश की अभिव्यक्तियों के प्रकार हो सकते हैं। तो अगर हम उसको जनभाषा कहते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं, तो हम चाहें या न चाहें, हमारी इच्छा हो या न हो, किंतु इस तरह के परिवर्तन आवश्यक हैं। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या भाषा में ही सिर्फ मैसेज की बात आती है, क्योंकि देखिए पहले भी इस तरह के
बहुत भाषा में भले ही हमारा वायलेंस छुपा ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पिक्चरों के माध्यम से, जैसे एंग्री यंग मैन की बात मैंने अभी भी की है, तो उस वक्त के फिल्मों की भाषा आप लीजिए और उसी वक्त की पत्रकारिता जो प्रिंटेड अखबार है, प्रिंट जर्नलिज्म की भाषा लीजिए, उसमें आपको जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। जैसे आप शोले फिल्म का डायलॉग आप देख लीजिए। अब आप इमेजिन कीजिए, वो शोले फिल्म में जब वो धर्मेंद्र शिव जी के पीछे छुप करके बोल रहा है और वो हेमा मालिनी को, जो भी हीरोइन है वहां पे, उनको संदेश दे रहा है कि तुम वीरू से शादी कर लो वगैरह वगैरह। क्या इस तरह की जो भाषा है आज के समय में, उसको हम फूहड़पन भी कह सकते हैं, उस समय भी कह सकते थे, लेकिन कहा नहीं गया था, सत्य ये है। लेकिन क्या प्रिंट जर्नलिज्म में उस तरह की भाषा का प्रयोग उस समय हो रहा था? संभवतः नहीं, कहीं नहीं मिलेगा उस तरह की भाषा का प्रयोग। प्रिंट जर्नलिज्म में मूलतः कुछ हद तक संस्कृतनिष्ठ या संस्कृत से हटा करके कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करते हुए, किंतु स्वीकृत भाषा, एक मानकीकृत भाषा ही स्वीकृत थी। लेकिन आप देखिए कि सिनेमा में वो भाषा ऑलरेडी जो है उसको लोग तोड़ चुके थे, क्योंकि वो कहते थे कि हम पीपल्स मीडियम है। अब ये पीपल्स मीडियम में एक बहुत बड़ी बात होती है। अपने जमाने में शेक्सपियर को भी बहुत फूहड़ कलाकार माना जाता था, फूहड़ लेखक माना जाता था, और आज देख लीजिए उनका महत्व। तो ये बात अलग अलग स्तरों से होती है। देखिए, जिस सभ्यता ने शेक्सपियर को फूहड़ माना था, उसी सभ्यता ने, जिसको आज हम बहुत हद तक कॉपी भी करते हैं, उसी सभ्यता ने हमारे कालिदास की रचनाओं को, जिनको कि हम बहुत ही शास्त्रीय और बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं, उन कालिदास की रचनाओं को अश्लील माना था और कुछ हद तक उसके कुछ पोर्शंस को पब्लिश नहीं किया गया था अपने ओरिजिनल भाषा में। तो ये अवमानकीकरण का भी जो है बड़ा सामाजिक स्वरूप बहुत स्पष्ट नहीं है। समय के अनुसार उसमें ही परिवर्तन होता है, और परिवर्तन के साथ साथ एक समय में भी कौन सा मानकीकृत स्वरूप है, ये भी, इस पर भी प्रश्न चिन्ह हमेशा रहा है। इसी में जैसे प्रोज और पिक्चर, आज भी आप देखेंगे, जैसे आप आजकल जैसे मीडिया की भाषा देखिए, प्रायः तो प्रोज में हमने लिखना शुरू किया था, लेकिन आज आप मीडिया की भाषा देखिए तो बहुत कुछ इस तरह का, जैसे भारत की हुंकार, पाकिस्तान में हाहाकार। अब ये जो एक प्रोजाइक भाषा है, ये आपको आंचलिक मीडिया में, अंग्रेजी में कम मिलता है, क्योंकि अंग्रेजी में संभवतः उस तरह से प्रोज बनाने वाले लोग भी नहीं है, भारत से जुड़ी हुई भाषा भी नहीं है। लेकिन अगर आप आंचलिक भाषाओं को देखेंगे या भारतीय भाषाओं को देखें, आंचलिक भी शब्द भी उचित नहीं है, भारतीय भाषाओं को आप देखेंगे तो इसमें इस प्रकार के जो प्रोज है, प्रोज, पिक्चर और उसके साथ जो उसका पोएटिक फॉर्म है, अब पिक्चर हो गया, प्रोज हो गया और पोएटिक फॉर्म हो गया, तो ये जो इसका जो मिक्सचर हो रहा है, ये एक अलग प्रकार की भाषा हमारे सामने ला रहा है। और ये कहीं ना कहीं, फिर हम पुराने समय में बहुत पीछे चले जाएंगे तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता था। आप देखेंगे पारसी थिएटर वगैरह में प्रयास होता था, उनका संदर्भ अलग था, लेकिन उस तरह की पोएटिक भाषा जो तुक बनाने से ही संबंधित थी, सिर्फ उसमें निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ा मेट्रिकल पैटर्न या बहुत बड़ी पोएट्री लिखी जा रही हो, बहुत बड़ा काव्यात्मक संसार रचा जा रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन वो कन्वे जो हम कर रहे हैं, जो सामान्य जो जनता जैसे बोल रही है, उसी को एक काव्यात्मक रूप देते हुए बड़े ही सामान्य रूप से एक हद तक इसी संदर्भ में कहे तो फूहड़पन के साथ भी प्रस्तुत किया जाता था। अब ये आज हम फिर से हम देख रहे हैं, मैंने एक उदाहरण आपको दिया, ऐसे अनेक उदाहरण आपको मिल जाएंगे हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें। इसके साथ साथ अब क्या हो गया है कि जैसे पिक्चर तो मैंने कह दिया कि टीवी का उदाहरण दे दिया, अखबारों में आप देखेंगे तो डिजाइनिंग का बड़ा महत्व हो जाता है। तो ये प्रोज, पिक्चर और डिजाइनिंग के माध्यम से जो हम पूरा का पूरा सिंबल फॉर्मेशन आज के समय में कर रहे हैं, कौन सा पिक्चर कहाँ लगा रहे हैं, पहले से भी होता रहा है, लेकिन उसको किस प्रकार से कहाँ रख रहे हैं और एक सिंबल किस प्रकार से तैयार किया जा रहा है, वो एक महत्वपूर्ण हो गया है। नेताओं के फोटो इस तरह से खींचे जाते हैं कि वो फोटो ऑप्टिक्स होता है, और इसी तरह से, और इस पर लोग कमेंट भी करते हैं। अब कमेंट इस पर सोशल मीडिया में भी आने लगा है, तो सोशल मीडिया पर भी थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन क्योंकि ये जो सारी चीजें आती है, कहीं ना कहीं हमारे काल और समय, जो टाइम और स्पेस है, इसको लैंग्वेज का डायमेंशन बनाती जा रही है कि किस काल में, किस समय में, किन परिस्थितियों में लिखा गया है, कुछ भी प्रस्तुत किया गया है, कुछ भी जिस भी स्वरूप में किया गया हो, वो सब भाषा के प्रकारों से धीरे धीरे मिलता जा रहा है और उससे जुड़ता जा रहा है। अब ये लैंग्वेज, उसका जो कंटेंट जो कन्वे किया जाता है, संदेश जो हमें देना है, और वो एक कालखंड और एक स्थान विशेष खंड से भी
स्थान खंड से भी जुड़ता जा रहा है। इसी में यह प्रश्न उठता है कि देखिए, एक तरफ तो हमने ग्लोबल विलेज की बात की है और एक तरफ जो आंचलिक भाषाओं में भी ये हो रहा है और वो अंग्रेजी से प्रभावित होकर के भी हो रहा है, कुछ आंचलिकता भी भाषा में और उसका जो प्रकार है, जैसे मैंने उदाहरण दिया हाहाकार, हुंकार, सरोकार, ये सब इस तरह के शब्दों को मिलाया जा रहा है। तो ये जो शब्दों को मिलाने की बात होती है, ये आंचलिक भाषाओं में या भारतीय भाषाओं में अधिक होता है। तो इन सारी परिस्थितियों में क्या एक यूनिवर्सल लैंग्वेज भी बन रहा है? क्योंकि आप देखिए, कुछ हद तक ये बात भी सच है कि ये हम संभवतः सभी जानते हैं, मैंने कहीं कहीं काम किया है, कुछ इंटरनेट वगैरह पे जो आते हैं, बहुत सारे जो मल्टीपल लैंग्वेज में कंटेंट देने वाले मीडिया हाउसेस हैं, वो सब ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से काम करते हैं। आज अभी भी ये है कि देखिए, यूरोपीय की भाषाओं में देखेंगे तो ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बहुत एडवांस हो गए हैं। अब ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बहुत कम होता है, लेकिन होता है अभी भी, ऐसा नहीं कि कंप्लीट उन्होंने बंद कर दिया है। जैसे EMM है उनका, यूरोपियन मॉनिटरिंग न्यूज एजेंसी है, और इस तरह से जो है उनके चैनल्स में आते हैं और कम से कम 27-28 भाषाओं में या लगभग 40 भाषाओं तक वो कंटेंट एक साथ दे जाते हैं। भारत में आप देखेंगे तो कंटेंट सारा जनरेट करते हैं अंग्रेजी में, और अंग्रेजी से हिंदी, अंग्रेजी से उर्दू, अंग्रेजी से गुजराती, अंग्रेजी से कन्नड़, इस तरह से अन्य भाषाओं में तुरंत अंग्रेजी से कंटेंट देते हैं और उसको 1-2 घंटे में एडिट करके तुरंत उसको इंटरनेट पे डाल दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारी यूनिवर्सल लैंग्वेज कौन सी हो गई? कहीं ना कहीं तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो अंग्रेजी हो गई, किसी अन्य संदर्भ में देखें हो सकता है अंग्रेजी हो, कहीं फ्रेंच हो, कहीं पर स्पेनिश हो, वो अलग अलग देशों पर ऐसी पर निर्भर करता है। तो ये टाइम और स्पेस पर निर्भर करता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं तो एक यूनिवर्सैलिटी होती जा रही है ना, क्योंकि अंग्रेजी से ही उर्दू भी बनाया जा रहा है, अंग्रेजी से ही गुजराती भी, अंग्रेजी से ही हिंदी भी, प्रिंट आप देख लीजिए, इस तरह के कई हैं मीडिया हाउसेस जो एक साथ अनेक भाषाओं में कंटेंट देते हैं। तो यूनिवर्सल लैंग्वेज एक रह जाता है और उसके अब जितनी भी भारतीय आंचलिक भाषाएं हैं वो उसके अनुवाद के रूप में हो जाती है। अब यहाँ पर एक समस्या हमारे सामने आती है जिसको हमने कहा फूहड़पन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी बात आजकल बहुत होती है। कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अंग्रेजी में कही जाती हैं, लेकिन हिंदी में कहते ही वो कुछ फूहड़ जैसी लगने लगती है। अंग्रेजी में बहुत सारी ऐसी बातें कही जा सकती हैं जो कि भारतीय भाषाओं में कहना जिनको संभव नहीं होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको केवल, अनेक उदाहरण है लेकिन एक उदाहरण मैं दे देता हूं। जैसे हम अपने बॉडी पार्ट्स की जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में उसका जो एसोसिएशन है भाषा में वो एक अलग प्रकार का होता है, उसमें फूहड़पन नहीं होता। लेकिन भारतीय भाषाओं में उसको कहना लगभग असंभव हो जाता है, जिसका एक बहुत ही मतलब सामान्य रूप से दिया जाने वाला उदाहरण मैं कहूंगा, और मैं इस उदाहरण को अक्सर देता हूं। एक बहुत ही स्त्रीवादी विमर्श की पत्रिका है और स्त्रीवादी विमर्श को बढ़ाने वाला एक फोरम कह लीजिए, वो है वजाइनल मोनोलॉग्स। अब इस वजाइनल मोनोलॉग्स को आप जरा हिंदी, गुजराती, हिंदी, असमी, जिस भी भाषा में आप चाहें, भारत की भाषाओं में, मलयालम, तमिल, कन्नड़, जिसमें भी आप चाहें, जरा अनुवाद करने का प्रयास कीजिए, मुश्किल होगी। और जिस तरह से वो अंग्रेजी में स्वीकृत होकर चल रही है, उसका मानकीकृत रूप भी है, प्लस उसका एक गैर मानकीकृत रूप भी के रूप में भी वो आता है, क्योंकि वो स्तरीय तो मानते हैं लेकिन मानकीकरण को पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उसका कहते नहीं, हम मानकीकृत को नहीं मानते, क्योंकि मानकीकृत में तो फिर वही पितृसत्तात्मक की बात आएगी, तो हम उसको नहीं मानेंगे। तो अब वो कहते हैं कि हम स्तरीय हैं किंतु मानकीकृत नहीं, हम मानक को नहीं मानते। तो कौन सा यूनिवर्सल लैंग्वेज होगा हमारे लिए? और ये जब 4G 5G और सोशल मीडिया में ये प्रश्न अब सामने आएगा, क्योंकि अब अगर इसको कहीं ना कहीं कोई सोशल मीडिया में से कुछ अनुवाद कर देगा तो ऐसे जो इस तरह के जो बहुत सारे एक्सप्रेशंस अंग्रेजी से आएंगे, उसको अगर सीधा अनुवाद कर दिया जाएगा तो हमें वो फूहड़ लगेगा, और अगर सीधा अनुवाद आप करके उनके सामने रखेंगे या नहीं रखेंगे तो वो कहेंगे कि आपने अनुवाद नहीं किया, आपने इसको पर्याप्त आंचलिक रूप से सामने नहीं रखा, लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं वो अंग्रेजी पढ़े हुए लोग जो हिंदी बोलते हैं वही समझेंगे। तो इस तरह की समस्याएं उठती है। ये रिसेप्शन की बात आ जाती है कि आप यूनिवर्सल लैंग्वेज, यूनिवर्सल मैसेज सब कुछ अंग्रेजी में क्रिएट कर रहे हैं आज हम,
और उसका अनुवाद के माध्यम से हम लोगों को पहुंचा तो रहे हैं, लेकिन क्या रिसेप्शन भी उतना ही यूनिवर्सल है? रिसेप्शन तो आंचलिक होगा। रिसेप्शन अगर हम व्यक्तिगत के स्तर पर ना जाएं तो कहीं ना कहीं एक ग्रुप बेस्ड होगा, एक पर्टिकुलर ग्रुप में होगा। तो यहां पर जो एक पत्रकारिता की बात रही है, जिसको हम ऑब्जेक्टिविटी की बात हमेशा करते रहे हैं, और पत्रकारिता में ये बात हमेशा आई है कि हमारा जो रिपोर्टिंग है वो अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अधिक से अधिक तथ्यात्मक होना चाहिए। इस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है, और ये एक जो लैंग्वेज ऑफ मीडिया है उसमें ये समस्या आने लगी है अधिक से अधिक। ये सोशल मीडिया की वजह से और ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव चॉइसेस आने लगे। अब ये सब्जेक्टिव चॉइसेस जो हैं, आप तो देखिए, एक जैसे मैं विश्वविद्यालय में काम करता हूं, यहाँ मेरे विश्वविद्यालय और हमारे मित्र जो होते हैं, हम एक प्रकार की भाषा में बात करते हैं, लेकिन यहीं पर जब मैं कार मैकेनिक्स के बीच में बात करूंगा तो भाषा, मैं फुहड़ नहीं कहूंगा, लेकिन उनकी भाषा का अलग होगी, स्तर भी अलग नहीं कहूंगा, बस भाषा अलग होगी, उनके प्रयोग अलग होंगे। और ये एक सामान्य भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि आप अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग अलग अलग प्रकार से भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर जब आपका या हमारा अखबार या हमारा मीडिया केंद्रीकृत नहीं रह गया, तो स्वाभाविक है कि उसमें अनेक प्रकार की भाषाओं को का समावेश होगा। सब्जेक्टिव चॉइसेस अधिक से अधिक बढ़ेंगे, ग्रुप बेस्ड सब्जेक्टिव चॉइस, इंडिविजुअल बेस्ड सब्जेक्टिव चॉइस, तो ये सारी चीजें आने लगेंगी। और इसके बाद जो हमारा क्लेम ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, उस पर प्रश्न चिन्ह उठने लगता है। और यही बात वो कुलेशव एक्सपेरिमेंट के साथ भी आने लगी कि किस चीज को हमने किस फोटोग्राफ के साथ मिला करके कहां पर रख दिया है। और ये सुबह से शाम तक अब ये हमारे सामने एक प्रश्न चिन्ह की तरह खड़ा है कि अभी अभी जैसे लोग, आज सुबह से मैं देख रहा हूं लोग कई ग्रुप में डिबेट कर रहे हैं कि कंगना रनौत ने कुछ कोई लेटर पोस्ट किया है जो नेहरू का साइन किया हुआ है, क्या वो सही है या फेक है? अब ये देखिए, यहां पर सब्जेक्टिव चॉइस है भाषा में, क्योंकि जो बात अपनी बात जो कह रहे हैं वो अपने अपने तरीके से कह रहे हैं, और उसमें ऑब्जेक्टिविटी की का प्रश्न चिन्ह नहीं रह गया, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी तक जाने का पेशेंस भी नहीं रह गया। वो मीडियम प्रोवाइड नहीं करता है पेशेंस, क्योंकि मीडियम की आवश्यकता है, जैसे फेसबुक की आवश्यकता है कि आप रोज उसमें पोस्ट करते रहें। अगर लोग उसमें पोस्ट करना छोड़ देंगे तो उसका महत्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जाएंगी मीडिया हाउसेस के द्वारा, या मीडिया हाउसेस के माध्यम से इंडस्ट्री द्वारा, जो भी हमारी वेब 2 और वेब 3 बेस्ड इंडस्ट्री, वेब 3 तो अभी आ रहा है, वेब 2 तो एस्टैब्लिश्ड है, तो वेब 2 और वेब 3 से रिलेटेड जो इंडस्ट्री होगी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी जिसमें अनेक प्रकार की भाषाएं हों। क्योंकि जैसे हर प्रकार के प्रोडक्ट को खरीदने वाले बाजार में है, उसी तरह से हर प्रकार की भाषा के ग्राहक, अगर मैं ग्राहक पुराने अर्थ में कहूं तो, वरना हर प्रकार की भाषा का प्रयोग करने वाले और इंडस्ट्री के लिए वो ग्राहक हैं, तो हर प्रकार की भाषा के ग्राहक भी बाजार में मौजूद हैं। तो इसके लिए स्तरीयता, अब वो प्रश्न नहीं रह गया किस प्रकार का ग्राहक हमारे सामने है। फिर वही बात आ गई कि कहीं ना कहीं जो हमारा वर्नाकुलर और वर्नाकुलर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वर्नाकुलर वर्सेस इंग्लिश है, ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ कि अखबार या जो भी मीडिया हाउस है वो है क्या, वो इंडस्ट्री है या गेट फोर्थ स्टेट कहते हैं, या गेट कीपर कहते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर कहते हैं, ये सारी चीजें हैं, या कि उसका जो इंडस्ट्रियल स्वरूप है वो अधिक स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ रहा है। कहीं ना कहीं ये ग्लोबलाइज, जो मकलूहन से जहां से मैंने शुरू किया था, वो देखिए कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में, वर्ल्ड वाइड वेब की स्थिति में, मीडिया अब एक अलग प्रकार के इंडस्ट्री के रूप में सामने आ रहा है जो पहले नहीं था। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज मीडिया बेस्ड है। पहले मीडिया इंडस्ट्री बेस्ड होती थी, उसको मार्केटिंग के लिए थोड़ी सी आवश्यकता होती थी, लेकिन अब मीडिया अपने आप में एक इंडस्ट्री है, और वहां पर भाषा और भाषा के साथ जो सिंबल फॉर्मेशन है, जो एक प्रकार से हम कहीं ना कहीं किसी भी भाषा के लिए, जैसे आपने मेरे विश्वविद्यालय के कहा कि बहुत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, अब यह प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्थापित की गई है। वरना इसका अगर कोई बहुत ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आप निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं संभव होगा कि आप कैसे कह सकते हैं कि कोई दूसरा विश्वविद्यालय, कोई दूसरा केंद्रीय विश्वविद्यालय या स्टेट विश्वविद्यालय हमसे कम प्रतिष्ठित है। नहीं, क्योंकि यह प्रतिष्ठा एक सिंबल फॉर्मेशन की बात हो जाती है। तो किसी न किसी रूप में वो भाषा को किस तरह से हमने प्रयोग किया,
और हमारी भाषा किस तरह से हमारे सामने आई। जेएनयू आज जो भाषा को कर रहा है, जिस प्रकार से वो प्रयोग कर रहा है, उसका महत्व बढ़ जाता है। और यहाँ पर स्टैंडर्ड लैंग्वेज से इतर हट के बातें होने लगती हैं, वर्नाकुलर वर्सेस इंग्लिश की बातें होने लगती हैं, और इसके साथ साथ नंबर वर्सेस प्रेस्टीज की बात होने लगती है। जैसे देश की अधिकांश जो विश्वविद्यालय हमारे देश में, अगर वो किसी न किसी भारतीय भाषा में पढ़ा रहे हैं, उनका वो प्रेस्टीज नहीं है। जेएनयू में हम अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, हमारा प्रेस्टीज है, और ये प्रेस्टीज से जुड़ा रहेगा। तो ये जो भाषा का एक स्वरूप आ रहा है, और यही चीज आपको मीडिया में भी आता रहेगा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया भले ही हो सकता है 14 भाषाओं में, लेकिन जो कंटेंट उनका क्रिएट किया जा रहा होगा अंग्रेजी में, उसका डिबेट अधिक होगा। उनके कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिनका डिबेट अधिक होगा। और अगर हिंदी के लोगों को देखेंगे, हिंदी स्पेसिफिक में कहूं, सारी भारतीय भाषा को तो नहीं कहूं, तो हिंदी में आप देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे देता हूं कि दो प्रमुख पत्रकार जो कुछ हद तक दो खेमे के दिखते हैं कभी कभी, रवीश कुमार और जी में है सुधीर चौधरी। दोनों की भाषा बहुत ही संस्कृतनिष्ठ है, बहुत ही मानकीकृत और स्तरीय भाषा है। बल्कि एक हद तक अगर हम हिंदी वालों की भाषा का प्रयोग करें तो बहुत हद तक ब्राह्मणवाद, दोनों का, रवीश कुमार का भी और इनका भी, और सुधीर चौधरी का भी बहुत ही ब्राह्मणवादी भाषा है, अगर हम इस शब्दावली का प्रयोग करें। हालांकि इस पर भी आपत्ति हो सकती है किसी को, लेकिन मैं एक विशेष संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। तो इसको देखते हैं कि अब ये जो प्रेस्टीज का सवाल है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पैसे और पैसे के प्रभुत्व पर, पूंजी और उसके प्रभुत्व पर का जो संबंध होता है, वो मीडिया के माध्यम से कैसे समाज में आ रहा है, कैसे समाज में उसका उपयोग किया जा रहा है, उपयोग और प्रयोग इंडस्ट्री के, उद्योग के माध्यम से किया जा रहा है। जो एक नई औद्योगिक क्रांति, जो हमारी डिजिटल रेवोल्यूशन जिसको कहने लगे हैं, उस माध्यम में जो हमारा मीडिया है, वो जब भाषा का प्रयोग इस संदर्भ में कर रहा है, तो निश्चित रूप से उसके अनेक विभिन्न प्रकार हमारे सामने आएंगे। अब जो भी हमारा स्तरीयता का की परिभाषा थी, मानकीकरण की परिभाषा थी, उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, और कंटेंट वर्सेस इंटेंट की बात सामने आने लगेगी, ट्रुथ वर्सेस प्रॉफिट की बात आने लगेगी। क्योंकि प्रॉफिट की अपनी समझ है, ट्रुथ की अपनी समझ है। ट्रुथ में भी अब लोग पोस्ट ट्रुथ की बात करते हैं कि अब सत्य तो कुछ है ही नहीं, सत्य का जो कुछ जैसे हम पेश कर रहे हैं वो वही सत्य है। और लेकिन वो जो पेश करने का तरीका है, देखिए सैद्धांतिक रूप से भी हमने पोस्ट ट्रुथ की बात की, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव की बात आने लगी, वो कहीं ना कहीं उसी वर्ल्ड वाइड वेब की भाषा की बात आने लगी। यहां पर मल्टीलिंगुअल मीडिया हो गया, लेकिन इसके साथ साथ मल्टीलिंगुअल के साथ, बहुभाषी मीडिया के साथ साथ बहुप्रकारीय मल्टी डायमेंशनल न्यूज रिसेप्शन होने लगा। मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज कम्युनिकेशन और रिसेप्शन दोनों होने लगा। और ऐसे में ट्रांसलेशन और ग्लोबलाइजेशन जो होने लगा वो एक साथ, क्योंकि ट्रांसलेशन तो हम कहते हैं कि हम कंटेंट को किसी आंचलिक भाषा में, किसी राष्ट्रीय भाषा में, किसी विशेष भूभाग की भाषा में प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम उसमें भी ग्लोबलाइजेशन ही करते रहते हैं। इसमें अन्य भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे चिल्ड्रन वर्सेस एडल्ट की भाषा। अब ये एक प्रश्न चिन्ह आप अभी उठा के देखिए, हमारे जो टीवी चैनल्स हैं, उसमें बहुत सारे कार्टून चैनल्स आपको मिलेंगे जो बच्चों के लिए है नहीं। भारत में हमारे लिए वो बच्चों के चिल्ड्रंस चैनल हम कह देते हैं, बच्चों को दे भी देते हैं, लेकिन वो सब, उसमें बहुत सारे जापान से सीधे आयातित होते हैं, और वो एडल्ट के लिए, एडल्ट मतलब वयस्कों के लिए बनाए जाते हैं, सामान्य जो लोग हैं उनके लिए। एडल्ट का एक अलग अर्थ भी हो सकता है, उस अर्थ में मैं नहीं प्रयोग कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि चिल्ड्रन से बड़े लोगों के लिए वो फिल्में हैं, एनिमेटेड फिल्में हैं, तो एनिमेटेड न्यूज आइटम्स हमारे हो सकते हैं। एडल्ट्स में भी जेंडर वेराइटीज हो सकती है। क्या हमारी जो मानकीकृत भाषा है वो पुरुषों और स्त्रियों के लिए एक हो सकती है? स्त्रियों के लिए जो विमर्श जो मीडिया में होगा, क्या उसकी भाषा अलग नहीं होगी? क्या उसके जो सोशल रोल्स होंगे वो अलग नहीं होंगे? तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हम, हाँ बस समाप्ति करने वाला हूँ जी। जी हाँ जी। तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं, ये हमारे कहीं लैंग्वेज एंडेंजरमेंट और संस्कृति के रूपों के एंडेंजरमेंट से भी जोड़ते हैं, और उसके साथ हमारे सामने ये सारे प्रश्न अब आ जाते हैं कि भाषा है क्या, जिसका हम परसीव करते हैं, या जो हम हमारी सोच में है जिसको कंसीव करते हैं, या जिसको प्रमोट किया जाता है, या
जिसको अब हम जिसके समापन से कह रहे हैं इस प्रकार की भाषा समाप्त हो रही है, हम उससे डरते भी हैं, या उसके स्वरूप बदल रहे हैं, या भाषा अपने आप में पूरी तरह से फेल कर रही है, ये भी हो रहा है। जब हम एनिमेटेड की बात करते हैं, जैसे ग्राफिक नॉवेल्स आ गए हैं, वैसे कुछ दिनों में ग्राफिक न्यूज मीडिया क्यों नहीं आएंगे? जैसे अमर चित्र कथा आता था, तो अमर चित्र कथा की तरह से हम न्यूज़पेपर्स बहुत जल्दी, और 3G में वेब 3 में इसकी संभावना बहुत ज्यादा है कि इस तरह के जो एनिमेटेड न्यूज मीडियम्स होंगे, एनिमेटेड न्यूज प्लेटफॉर्म्स होंगे, वो आने लगेंगे। और उस एनिमेशन के कई कुछ अभी हम देखते भी हैं, कहीं कहीं कुछ कुछ बनाया भी जाता है कि किसी किसी मीडिया हाउस द्वारा, वो इंडिया टुडे वाले बनाते हैं और वो कहते हैं सो सॉरी करके उनका आता है, वो भी कुछ एनिमेशन है। तो इस प्रकार के जो ग्राफिक, एक प्रकार का ग्राफिक न्यूज़पेपर्स या ग्राफिक न्यूज प्रेजेंटेशन की बात भी हमें कहीं ना कहीं अब बहुत जल्दी दिखेगी, और उसमें भी भाषा का एक अलग रूप होगा, क्योंकि उसमें भाषा गौण पक्ष में होगी, मुख्य पक्ष में संभवतः नहीं होगी। तो यही मुख्य बात है। कोई प्रश्न वगैरह हो तो मैं उसके लिए तैयार हूं। समय दरअसल बिल्कुल स्पष्ट नहीं था, तो मुझे लगता है मैंने बहुत समय नहीं लिया होगा। धन्यवाद। नहीं जी, धन्यवाद सुशांत जी। और जी, आपने जिस ढंग से बात को कहा है, निश्चित ही हम जितने भी हमारे साथ व्यक्तित्व जुड़े हुए हैं, वो लगातार उसको सुनने की कोशिश कर रहे थे, जुड़ रहे थे, लेकिन बस मसला समय का है। अन्य वक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, उसके लिए हम आपसे थोड़ा क्षमा चाहते हैं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आज जो कंटेंट हमारे सामने के अंदर भी अंग्रेजी भाषा से ही ट्रांसलेट होकर अन्य भाषाओं में जा रहा है, और उसकी वजह ये भी है कि अंग्रेजी में कई ऐसी बातें हैं जो आपने बताई हैं कि जो अन्य भाषाओं में अगर हम कहते हैं तो फूहड़ लगती हैं। तो आपने भाषा के जो पहलू हैं उन पर अलग अलग तरीकों से प्रकाश डाला, हम उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। और इस कड़ी में मैं अपने अगले मेहमान श्रीश नारायण जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो इस विषय पर अपने विचार रखें। समीर नारायण जी। धन्यवाद। प्रेजेंटेशन ऑफ कर दीजिए सर। जी सर। जी सर। धन्यवाद। और मेरे आदरणीय मित्रों, सुशांत जी ने बड़ी अच्छी बातें कही और काफी कुछ सैद्धांतिक पहलुओं को स्पर्श करने का प्रयत्न किया। मैं थोड़ा सा व्यवहारिक पक्ष की तरफ आप लोगों को ले चलूंगा, क्योंकि सिद्धांत की बातें हो चुकी हैं और उस पर अगर मैं आऊं तो फिर बातें एक तरह से दोहराव होंगी। तो दोहराव से बचते हुए मैं सिद्धांत की नहीं बल्कि व्यवहारिक पहलुओं की चर्चा करूंगा। दो तीन बातें मेरे सामने बहुत स्पष्ट हैं जब पत्रकारिता की भाषा और भाषा की पत्रकारिता के बारे में हम सोचते हैं और कुछ कहना चाहते हैं। पहली बात यह कि हम हिंदी पत्रकारिता को लेकर के अभी अगर सोचें, हिंदी पत्रकारिता के ही परिप्रेक्ष्य में सोचें, तो ये एक बात जो उभर कर सामने आती है वह बात है कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ते से हुई और 1826 में उदंत मार्तंड से उसकी शुरुआत होती है। दूसरी बात कि राजा राम मोहन राय ने बंगदूत नाम से एक पत्र निकाला और एक ही साथ 4 भाषाओं में निकाला, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, बांग्ला में और हिंदी में भी। तीसरी जो जानकारी है वह 1879 ईस्वी से लेकर के 1891 ईस्वी के दौर में लगभग 4 वर्षों तक, 3 वर्षों तक के दौर में सदानंद मिश्र ने कोलकाता से, तब वह कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता से सार सुधा निधि नाम से हिंदी में पत्र निकाला और कई पत्र उसके बाद आए। मतवाला का नाम हम सब जानते हैं, निराला जी की पहचान ही मतवाला से बनी। अमीय गरल शशि सीकर रविकर राग विराग भरा प्याला, पीते हैं जो साधक उनका प्यारा है यह मतवाला। हमारे लिए आज के परिप्रेक्ष्य में
पत्रकारिता की भाषा और भाषा की पत्रकारिता पर सोचते हुए जो चिंता की बात उभरती है वह यह कि एक दौर था जब हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत कलकत्ते से हुई और कलकत्ते की पहचान रही है बांग्ला भाषा के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में, विद्या केंद्र के रूप में। बंगाल की धरती से हिंदी की पत्रकारिता शुरू होती है। आज के दिन हिंदी पत्रकारिता पूरी तरह से सिमट करके हिंदी अंचलों तक ही रह गई है। कहने के लिए विश्वामित्र, आज भी विश्वामित्र नाम का पत्र अखबार कलकत्ते से निकलता है, जनसत्ता का संपादन भी कलकत्ते से होता है, मगर इन अखबारों की वह पहचान, कहने के लिए आप कह सकते हैं कि हैदराबाद से भी अखबार हिंदी के निकलते हैं, मगर डेली मेलाप और एक और है, चेन्नई से भी हमारे एक मित्र का अखबार निकलता है, दक्षिण भारत राजस्थान पत्रिका के संस्करण भी निकलते हैं, बेंगलोर से भी निकलते हैं। मगर तब आजादी से पहले के दौर में 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के युग में कलकत्ते ने हिंदी पत्रकारिता को जो गति दी, जो स्वर दिया, उस तरह का स्वर आज के दिन नहीं है। आज के दिन हिंदी पत्रकारिता का अगर कोई स्वर है तो हिंदी भाषी अंचल से ही निकलने वाले अखबार का स्वर मुख्य रूप से है। यानी कि हम प्रांतीयता में इस तरह से बंट गए हैं, क्षेत्रीयवाद हम पर इस तरह से हावी हो चुका है कि अब हम भाषा को भी प्रांतीयता और क्षेत्रीयता और प्रादेशिकता की दीवार में बांधकर सोचने लगे हैं। यह एक खतरनाक स्थिति है भारत जैसे राष्ट्र राज्य के लिए। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हम जब भाषा की पत्रकारिता की बात करते हैं और पत्रकारिता की भाषा के संदर्भ में सोचते हैं तो भाषा का जो एग्जिस्टेंस, अस्तित्व होता है, वह सीधा तौर पर वस्तु से जुड़ता है, सब्जेक्ट कंटेंट से जुड़ता है, जिस कंटेंट की तरफ सुशांत जी ने भी इशारा किया था, बहुत संक्षेप में इशारा किया था, संकेत किया था। हम जिस जमीन पर हैं, जिस जमीन को संबोधित कर रहे हैं, जिस जमीन की खबर को उठा करके हम प्रसारित करने की चेष्टा करते हैं, उस जमीन का, उस लोक का जो जीवन है, अगर आप अपनी भाषा में परिमार्जन लाएंगे, परिनिष्ठता लाएंगे, तत्समीकृत करेंगे उस भाषा को, तो जाहिर है कि जमीन की खबर का, जमीन की गतिविधियों का जो स्वरूप आपकी परिनिष्ठित भाषा में स्टोरी के रूप में उभर करके आएगी, वह भी एक तरह से अनुवाद के रूप में उभर करके आएगी, अनुदित रूप में, क्योंकि आप लोक की घटना को लोक की भाषा में नहीं परोस रहे हैं, आप लोक की घटना को एक ओढ़ी हुई जो आपके मानस का जो भद्र तंतु है, भद्र मानस है आपका, आप भद्र मानस में पहले उसे रूपांतरित करते हैं, अनुदित करते हैं, और फिर उस अनुदित तंतुबोध के माध्यम से आप उसे परिनिष्ठित स्टोरी के रूप में, सोफिस्टिकेटेड स्टोरी के रूप में परोसते हैं। जाहिर है कि वह आप जब ब्रॉडकास्ट करेंगे या जब प्रसारित करेंगे, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, उसमें वह स्वाद और वह आकर्षण नहीं आ पाएगा जो लोक को बांध सके। तो हम देखते हैं कि एक दौर था जब पत्रकारिता आगे आगे चल रही थी और लोक जीवन किंचित पीछे चल रहा था। लोक जीवन को जागृत करने का, जन जागृत करने का काम कर रही थी तब की पत्रकारिता, और खास तौर से यह आजादी के पहले वाली पत्रकारिता थी। बाबूराव विष्णु परारकर के जन्मदिन पर आज हम यह बात कर रहे हैं, तो इसमें बाबूराव विष्णु परारकर या गणेश शंकर विद्यार्थी का जो अवदान है और अमूल्य और अमर अवदान है, वह इसी रूप में है कि उन्होंने तब के सोए हुए लोक मानस को उद्वेलित करने का, जागृत करने का।
पत्रकारिता उस समय आगे आगे चल रही थी और लोक उस समय पीछे था। लेकिन आजादी मिलने के बाद कंसर्न बदल गए, हमारी चिंताएं बदल गई, हमारे व्यवहार बदल गए और हम कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में उस सत्ता के साथ जुड़ करके और उसके लाभ और लोभ के भी हिस्सेदार बनने लगे, जिसके कारण हमारी जो कभी बहुत अग्रगामी पत्रकारिता होती थी तब की पत्रकारिता वह मध्यम गति में आ गई, पत्रकारिता फिर पीछे चली गई और लोक आगे बढ़ गया। अन्यथा जिस वीरू और बसंती की बात कही गई, जिस शोले की बात कही गई, क्या कारण था कि शोले तब उस समय के युगबोध को संबोधित कर रहा है, सिनेमा आगे चल रही है और उस समय की पत्रकारिता जो है वो पीछे चल रही है। फिर हम एक दूसरा दौर देखते हैं। देखिए, किसी भी समाज में जब उद्वेलन और आलोड़न आता है तो चूंकि पत्रकारिता भी साहित्य का ही एक तरह से उपजीव्य है, क्योंकि उसकी भी विधि वही है जो हमारे संबोधन, लोक मानस को उद्वेलित करने की, संबोधन की जो संवेदना जागृत करने की जो भाषा है और भाषा के माध्यम में उसके कारोबार चलते हैं। तो ऐसे में एक फिर आलोड़न आता है इमरजेंसी के दौर में, और इमरजेंसी में लोग थकुआ जाता है, स्तब्ध हो जाता है और पत्रकारिता फिर अपनी पुरानी भूमिका में लौटती है और तमाम बंदिशों के बावजूद वह छायाभास में, वह प्रकारांतर से लोक को संवेदित करने, बिंबों के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से, कभी कभी सादे कोरी जगह छोड़ने के माध्यम से वह अपना काम करने लगती है। तो यह भी एक रूप हमने देखा। आज के दौर में जो हम देख रहे हैं कि भाषा की पत्रकारिता का एक रूप है और केंद्र की जो पत्रकारिता है, जिसे हम आम तौर पर कह सकते हैं कि केंद्रीकृत पत्रकारिता या पत्रकारिता मूल रूप से जो संवेदित करती है या जो संज्ञा का बोध कराती है, उस पत्रकारिता जिस, यानी कि हम कह लें, अगर सिंबलाइज करें तो राष्ट्रीय पत्रकारिता, केंद्र से, दिल्ली से, या अगर हिंदू के परिप्रेक्ष्य में कहें तो चेन्नई से निकलने वाली जो पत्रकारिता है, चलने वाली, संपादित होने वाली और परिचालित होने वाली जो पत्रकारिता है, उसकी भाषा क्या है? क्या कारण है कि जी टीवी और ई टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और अगर हम प्रिंट मीडिया की बात करें तो जागरण, भास्कर और राजस्थान पत्रिका अपने प्रादेशिक संस्करण निकालने शुरू करते हैं और ये अखबार आगे चल करके पूरे देश में अपनी प्रसार संख्या को बढ़ाते हुए छा जाने का काम करते हैं और पूरे देश में न भी कहें तो पूरे हिंदी अंचल और हिंदी मानस के पाठकों को वह बांधने का काम करने लगते हैं। हम देखते हैं कि जागरण में और प्रभात खबर में जो बिहार के संस्करण निकल रहे हैं, जागरण में और प्रभात खबर में समस्तीपुर जिले के संस्करण भी निकल रहे हैं। उसमें एक पन्ना होता है, 2 पेज का एक पन्ना होता है जिसमें समस्तीपुर की खबरें होती है, एक पन्ना होता है जिसमें मुजफ्फरपुर की खबरें होती है, एक पन्ना होता है जिसमें चंपारण की खबरें होती है, आरा की खबरें होती है। उसी तरह से बूंदी और राजस्थान के ध्रुव आंचलिक सुदूर क्षेत्रों के में जो जिले हैं, उन जिलों की खबरों पर भी राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर अपना पन्ना संपादित करना शुरू कर देता है और उस पर केंद्रित करता है और वह उस लोक मानस को बांधने लगता है, वह पन्ना चाव से पढ़ा जाने लगता है और उन पन्नों में जो खबरें छपती है, मजे की बात यह है कि उन खबरों में वहां का जो देशज शब्द है, वहां के जो लोक के मुहावरे हैं, उन खबरों में, उन स्टोरीज में लोक मुहावरे और देशज शब्दों, आंचलिक शब्दों से कोई किसी किस्म का परहेज नहीं है। वहां पर कोई परनिष्ठता नहीं है, वहां पर कोई तत्समीकृत भाषा नहीं है। लोक को जोड़ने की बात, लोक का जो वस्तु है, कंटेंट है, वह लोक की भाषा में परोसने का वह अखबार काम करता है
और वह जुड़ता है और अपनी प्रसार संख्या बढ़ाता है। एक तीसरा पक्ष भी है जब हम पत्रकारिता और भाषा की पत्रकारिता पर बात करते हैं। भाषा की पत्रकारिता पर आने से पहले पत्रकारिता एज ए होल, जर्नलिज्म पर ही बात करें, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तब संपादक हुआ करते थे और संपादक का एक व्यक्तित्व होता था। क्या कारण है कि गणेश शंकर विद्यार्थी का हम नाम लेते हैं, प्रभाष जोशी का नाम लेते हैं, लेकिन आज के जो संपादक हैं वह संपादक नहीं रह गए, वह मैनेजिंग एडिटर हो गए हैं, अब प्रबंध संपादक हो गए हैं। इनका काम अखबार को, पूरे के पूरे अखबार को मैनेज करना है और ये अपने संपादकीय कौशल के माध्यम से अखबार की बिक्री ही नहीं बढ़े, अखबार को बिजनेस कैसे आवे, इसका भी प्रबंध इनको करना है। ऐसी खबरों को के बारे में उन्हें बहुत सतर्क रहना है जो उनकी व्यापारिक शक्ति को के संवर्धन में रोड़े अटकावे, आड़े आवे। ऐसी खबरों को उन्हें ब्रेक लगाने पड़ते हैं और कुछ मीडिया हाउस में कुछ इंडस्ट्रीज इतने पावरफुल हैं और सत्ता के केंद्र भी अब इतने पावरफुल हो चुके हैं कि खबरों को रोकने का भी काम करते हैं और जिन खबरों को सेंसर किया जाता है वो खबरें नहीं चलती हैं। तो पत्रकारिता पर सोचते हुए और भाषा की पत्रकारिता की जब हम बात करते हैं तो ये कुछ कारण हैं, ये कुछ तथ्य हैं जिन तथ्यों पर हमें गौर करना होगा। हम सैद्धांतिक बात कर लें, लेकिन आम जीवन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वे घटना, क्या कारण है कि वह 50 पृष्ठ का एक अखबार है, बड़ा से बड़ा हिंदी का अखबार, और टाइम्स ऑफ इंडिया की बात बार बार कही गई, टाइम्स ऑफ इंडिया को ही ले लीजिए, कभी कभी 50 पृष्ठों का मोटा पुलिंदा आता है, बेंगलोर में हमारे पास। क्या कारण है कि वह 50 पृष्ठों का अखबार केवल अधिक से अधिक 15 मिनट का अखबार बनकर के रह गया है? पहले 8 पृष्ठों का अखबार, 12 पृष्ठों का अखबार, कम से कम आधे घंटे का अखबार होता था। कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे का अखबार, संडे का संस्करण 1 घंटे का होता था। क्या कारण है कि वह हम अधिक से अधिक उसे 30 मिनट दे पाते हैं? हम नहीं पढ़ पाते हैं उसे, हम आद्योपांत नहीं पढ़ते हैं, हम उसके साथ पहले जिस जुड़ाव से जुड़ते थे अब नहीं जुड़ पाते हैं। ये कुछ कारण है और ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है। इन कारणों की तलाश जब तक हम नहीं करेंगे तब तक पत्रकारिता और भाषा की पत्रकारिता और पत्रकारिता में भाषा का जो संसार है, इसके बारे में भी शायद हमारा निर्णय वस्तुगत नहीं हो पाएगा और हम किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। कभी जिस सदानंद मिश्र की मैंने बात कही और जिस सार सुधा निधि की बात कही, उसमें बनारस के तब के राधाचरण गोस्वामी ने एक लेख लिखा था और उस लेख में 2 वाक्य उनके थे। मैं उन 2 वाक्यों को आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने उसका शीर्षक दिया था, राधाचरण गोस्वामी के उस आर्टिकल का शीर्षक था तुम्हें क्या, और उन्होंने शुरू किया कि हम देशीय पत्रकार हैं, हम देशीय पत्र संपादक हैं, हम देशीय पत्र संपादक हैं, हमारा सत्य कहना तुम्हें बुरा लगा, हमसे खुशामद कराने के लिए प्रेस एक्ट की घुड़की दिखलाई, पर तुम्हें क्या, हम झूठ तो नहीं बोलते, तुम्हारी वृथा खुशामद तो नहीं करते। यह राधाचरण गोस्वामी ने तब लिखा था, तुम्हें क्या। आज इसको उलट दीजिए और इसका जो पोस्ट ट्रुथ नहीं, इसका जो अपोजिट ट्रुथ है वही न चरितार्थ हो रहा है। सत्य तो वही है कि सत्ता जिस खबर को चाहती है दिखलाई जाए वह दिखाई जाती है, सुनाई जाती है, छापी जाती है, और जिस खबर को हम चाहते भी हैं मगर हम तक वह खबर पहुंचती नहीं है। तो ये सच भी है, सच का यह भी पहलू है। मगर जिस सोशल मीडिया की तरफ हम बात कर रहे हैं, पत्रकारिता में एक सोशल मीडिया का भी सच हमारे पास औजार के रूप में आया है, और इसका सच यह है कि प्रिंट मीडिया में जो बात छिपा दी जाती है, रोक ली जाती है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो बात रोक ली जाती है, यह जो सोशल मीडिया है, यह जो फेसबुक है, यह जो इंटरनेट का माध्यम है, यह इतना पावरफुल हो चुका है, इसकी ताकत इतनी बढ़ गई है और लोक से जुड़ गई है कि यह चीजों को बिल्कुल पानी की तरह प्रसारित कर देता है। अब कोई सच आप छिपाना चाहे नहीं छिप सकता, यह भी एक सच है। और पत्रकारिता का एक पहलू यह भी है, और इस पहलू को ज्यादा ताकतवर बनाने की जरूरत है। लेकिन भाषाई मोर्चे पर हम यहाँ पर किंचित पिछड़ापन महसूस करते हैं। आज की पत्रकारिता को में हम ऐसा क्यों मान लें कि चीजें प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, और सुशांत जी ने भी संकेत किया और उस पर कुछ इलस्ट्रेशन में भी हो गए कि प्रिंट मीडिया में प्रेजेंटेबल बनाया जाता है कि कोई कार्टून या कोई चित्र किस एंगल से, किस तरह से उसे रिफ्लेक्ट किया जाए और उसे जगह दी जाए कि वह आई कैचिंग हो, आई सूदिंग नहीं, वह रीडर्स के लिए वो कैचिंग हो, उसे आकर्षित करे। और प्रिंट मीडिया में वह लयात्मक ढंग से चीजों को ले जाने की बात की जा रही है, जो कि हमारे लिए कर्ण मधु हो, श्रवण मधु हो, और फिर हम उसे उसकी तरफ मुखातिब हों और देखने लगे। और जाहिर है कि उसमें फोटोग्राफ्स और उसके विजुअल्स हैं, उसका तो बहुत अवदान है, बहुत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विजुअल्स के बड़े योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका है, यह तो है ही, ये सच है। मगर ये जो प्रस्तुतिकरण का मामला है, प्रेजेंटेशन का मामला है, हम प्रेजेंटेशन पर तो जाते हैं, मगर कभी दिनकर ने लिखा था कि तेल फुलेल क्रीम कंघी से नकली रूप सजाओगे और यह असली सौंदर्य लहू का आनंद पर चमकाओगे। हम प्रेजेंटेशन पर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि चेहरा बिल्कुल सफाक बना हुआ है, उस पर पीलापन छाया हुआ है, उसमें लहू का कोई न रंग है, न उसकी जिगर की कोई लालिमा है। खबरों में खबरें हमें झकझोरती नहीं है, बहुत कम, हजार में शायद एक आध खबरें होती हैं जो हमें विचलित कर देती हैं, और वह भी लोक जीवन में घटने वाली आम घटनाओं वाली खबरें होती हैं। अन्यथा आज की खबरें हमें विचलित नहीं करती हैं, आज की खबरें हमें उद्वेलित नहीं करती हैं। आज की पत्रकारिता शायद इस तरह से कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से, चाहे वो उसका आत्मनिर्णय हो या उस पर बाह्य दबाव हो, जो भी हो, वह हमें आलोड़ित नहीं करती है, हमें बांधती नहीं है, हमें उकसाती नहीं है, हमें उत्तेजित नहीं करती है। और उसका नतीजा यह होता है कि हम उसके साथ डिटैच होकर रहते हैं। आज का पत्रकार हमारा हीरो नहीं होता है, सिनेमा का हीरो आज के युवा वर्ग का हीरो हो, और आज का पत्रकार, आज का लेखक, आज का चिंतक, आज का दार्शनिक लोक का हीरो न हो। अगर ऐसा सच है तो ब्रेख्त के उस नाटक की याद आती है मुझे, जिसमें सूत्रधार कहता है कि अभागा होता है वह देश जिसे एक नायक की तलाश होती है। ऐसा कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि भूमंडलीकरण के बाद इतनी जद्दोजहद जीवन में आ गई है, और उस लोक की मशक्कत, आम आदमी की परेशानी, और जो मध्य वर्ग का संघर्ष है, उस संघर्ष की कोई छाया जो जिस रूप में आनी चाहिए वह न साहित्य में है, न वह पत्रकारिता में है। और जो साहित्य और पत्रकारिता जो समाज का आईना या समाज का दर्पण होता है, वह अपनी भूमिका से पिछड़ता जा रहा है। ऐसा कैसे होता है और क्यों हुआ है, यह भी एक चिंता की बात है।
कभी अकबर इलाहाबादी ने कहा था कि खींचो न कमानों को, न क्या खींचो न, कहा था खींचो न कमान को न तलवार निकालो, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार की भूमिका और पत्रकारिता की भूमिका वही है, भूमिका बदली नहीं है। हमें इसके बारे में थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और थोड़ा सोचने के साथ साथ बहुत ज्यादा जन से, लोक से जुड़ने की जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है कि सत्ता को आप सीधे सीधे चुनौती दें। चुनौती के कई रूप होते हैं, चुनौती खड़ी करने के कई रूप होते हैं। भाषा, लोक की भाषा, भाषा अगर अपने संवेदनात्मक स्वरूप में सामने आवे तो वह भी कोई कम बड़ी चुनौती नहीं खड़ी करती, अपने आप में चुनौती होती है। लेकिन भाषा को आप लोक से काटेंगे, उसके कंटेंट से काटेंगे, उसे अनुवाद की शक्ल में ढालेंगे, उसे सोफिस्टिकेशन की तरफ ले जाएंगे, और तब चाहेंगे कि सिद्धांत का मुलामा दे करके हम अपनी बात परोसें, तो परोसने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं, हम आजाद हैं, मगर लोक का जुड़ाव उसमें नहीं आ पाएगा, लोक की रुचि उसके प्रति नहीं जग पाएगी। लोक की अभिरुचि को जब तक हम संवेदित नहीं कर पाएंगे, हम जन जुड़ाव से कटे हुए रहेंगे। तो लोक की अभिरुचि को जागृत करना, लोक की संवेदना को स्पंदित करना, इसके लिए मैं समझता हूं कि जिस पत्रकारिता के परिप्रेक्ष्य में बात करते हुए भाषा की बड़ी भूमिका हो जाती है, और भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं होती है, भाषा तो संस्कृति की संवाहक भी होती है, और भाषा तो जमीन की का आईना दिखलाने वाली शक्ति भी होती है। तो इस पहलू पर भी सोचने की जरूरत है। इसलिए पत्रकारिता से जुड़े हुए और पत्रकारिता के का प्रोफेशन अपनाने वाले नौजवान युवा दोस्तों से मैं जो कहना चाहता हूं, और मुझे जो आशा की एक किरण नजर आती है, वह यह है कि हमें कृत्रिमता से बचने की जरूरत है। हमें कृत्रिमता से बचने की जरूरत है, और स्टोरी को स्टोरी बनावे, खबर को खबर बनावे, मगर ठेठ रूप में खबर करने की भी जरूरत नहीं है। तथापि खबर की संवेदना को न मारे, ये न देखें कि हमारे सेंसर करने से, या हमारे अनुदित करने से, या हमारे परिमार्जन से कहीं खबर का जो एसेंस है, वह जो सत्व है, वह जो सच है, सच को कोई आंच आ रही हो। सच को आंच नहीं आनी चाहिए। सच की के आंच की कीमत पर और सच के आन की कीमत पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि हर दौर की एक भाषावली होती है, हर समय की, हर युग चेतना की अपनी प्रतिनिधि और मुख्य तौर पर संवेदित करने वाली शब्दावली होती है। आज की शब्दावली कोई बहुत कृत्रिम शब्दावली है, या बहुत कोई फूहड़ शब्दावली है, या कह लें कि यह तो सोशल मीडिया वाली शब्दावली है। हम अगर ऐसा कहेंगे तो वह भी एक तरह से अच्छी बात नहीं होगी, तब जमीन से यह भी कट जाने जैसा होगा। आज की शब्दावली है, और आज के लोक की शब्दावली है, और आज के मानस की शब्दावली है। आज की मानस की जो भाषा है, उस भाषा में आज की चेतना को अगर आवाज मिलती है, उसको स्वर मिलता है, तो पत्रकारिता का यह काम है कि इस स्वर को पहचाने और आज की भाषावली से परहेज न करें। क्योंकि हम आज के समय में जिन चीजों से नाक भौं सिकोड़ते हैं और कहते हैं कि यह तो लोअर लेवल की चीज है, या यह अप टू मार्क नहीं है,
ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो शायद हम दौर से कटेंगे, समय से कटेंगे, समय से पीछे पिछड़ जाएंगे। तो हमें कभी कभी समय के साथ जुड़ना भी चाहिए, समय को आईना दिखलाना भी चाहिए, समय के साथ टॉर्च लेकर आगे भी बढ़ना चाहिए। तभी तो प्रेमचंद ने कहा था, और प्रेमचंद ने जिन दिनों प्रगतिशील लेखक संघ के जिस स्थापना सम्मेलन में 1936 में कहा था, वह एक तरह से साहित्य के बारे में जितना सच था उतना ही सच उस समय के जीवन के बारे में भी था कि साहित्य का काम राजनीति के आगे आगे मसाल लेकर चलने वाली सच्चाई का काम होता है। साहित्य का काम राजनीति का अनुचरण करने का काम नहीं होता है, अनुसरण करने का काम नहीं होता है। पत्रकारिता राजनीति जो प्रेस विज्ञप्ति जारी करे, राजनीति का मुखापेक्षी नहीं होती है। पत्रकारिता की प्रतिबद्धता हमेशा लोक और समाज के साथ जुड़ी हुई होती है। यह समझने की जरूरत है। और यह एक तरह की भ्रांति है कि बिजनेस, हम अगर खबरों को मैनेज नहीं करेंगे तो हमारा बिजनेस प्रभावित होगा, यह भ्रांति है। और ठीक है, बिजनेस घराने आज की पत्रकारिता में मेजर प्लेयर बन गए हैं, बड़े खिलाड़ी वही हैं और उनके अपने हित हैं। लेकिन पत्रकारिता जो सच है, पत्रकारिता का सच, उस पत्रकारिता के सच का तत्व यह है कि लोक से आप जब तक जुड़े रहेंगे, लोक की शब्दावली को प्रतिबिंबित करेंगे, मुखरित करेंगे, आप तलहथी पर उठाए जाएंगे और आप आदर पाएंगे, लोक से कटेंगे तो आप चाहे जितने धाकड़ पत्रकार हों और विद्वता को अंगीकृत करें और भगाते रहें, लोग आपके साथ नहीं जुड़ेगा। और चाहे जितना मैनरिज्म आप क्रिएट करें, चाहे जितनी जादुई बातें आप कह लें अपने लेखन में, अपनी स्टोरी में, जादुई बातें जादुई होती है, वह जन जुड़ाव से कटी हुई होती है। तो मेरी समझ से इस विषय पर पत्रकारिता के बारे में सोचना और पत्रकारिता को पेशा बनाना दुधारी तलवार जैसा है। इस सच की कसौटी पर ही समझने की जरूरत है। और इससे अगर हम संतुलन बैठा करके आगे बढ़ेंगे, तलवार की धार पर चलने वाले संतुलन, तो हमें कामयाबी भी मिलेगी, हमारे पेशा और हमारी पत्रकारिता भी सुरक्षित रहेगी और जन के साथ जुड़ी हुई भी रहेगी और जन को आलोड़ित, स्पंदित और जन के साथ वह कदम ताल करने वाली भी पत्रकारिता रहेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूंगा कि आप अगर कुछ आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना चाहे तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है। जिस तरह से समीर जी आपने इस बात को बताया कि आज वर्तमान में जन से, लोग से जुड़ने की आवश्यकता है। भाषा के माध्यम से पत्रकारिता में जितनी भी जादुई बातें भी कर लें, उसका बहुत महत्व तब तक नहीं है जब तक वो जन से नहीं जुड़ती है। और आप अकबर इलाहाबादी के शेर का जिक्र करते हैं। अकबर इलाहाबादी ने जब शेर ये लिखा था, आप कहते हैं कि आज भी अखबार में उतनी ताकत है कि वो तोप का मुकाबला कर सकने की क्षमता रखती है। आप बताते हैं कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप हो मुकाबिल तो अखबार निकालो। शायद वर्तमान परिदृश्य में ये परिभाषा थोड़ी सी बदली हुई सी है। खींचो ना मुखौटों को, खुद मुखौटा लगा लो, नाम दाम सम्मान चाहिए तो अखबार निकालो। ये अखबार की आज शायद वर्तमान परिभाषा ऐसी हो गई है। आपने विभिन्न पहलुओं को, भाषाओं को, पत्रकारिता के चरित्र को हमारे सामने व्यक्त किया। हम पुनः आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देते हैं। अजिताभ जी, अगर इजाजत हो तो कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाया जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। जी सर। जी सर। ये संकट चौतरफा है जी सर। और इस प्लेटफॉर्म पर अभी इस बातचीत से जुड़े हुए जितने मित्र हैं, सब बौद्धिक समाज के बीच में ये बातचीत हो रही है। हमने कोशिश की कि लोक और लोक की भाषा के बहाने संकेतों में कहने की बातें
कहने की चेष्टा मैंने की और हमारी कोशिश संकेतों के माध्यम से चीजों को खोलने की कोशिश रही। इसीलिए वो अखबार इलाहाबादी को हमने रखा और मतवाले की बात कही और राधाचरण गोस्वामी को हमने उद्धृत किया। इन संकेतों के जो निहितार्थ हैं वे बड़े व्यापक हैं। इन निहितार्थ को समझने की जरूरत है। और मैंने फिर एक जगह और कहा अंत में कि पेशागत संतुलन, क्योंकि रोजगार के टूटे पड़े हैं आज के दिन और पत्रकारिता में रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं, तो आपको संतुलन रखना पड़ेगा और संतुलन साध करके आपका जो ध्येय है पत्रकारिता का, उस पत्रकारिता के उस ध्येय को भी याद रखे जाने की जरूरत है, क्योंकि आप उसे भुला नहीं सकते हैं। आप पेशा के रंग में मुखौटों पे मुखौटा लगा करके उद्देश्य को ही भूल जाए तो उसकी भी न उसकी इजाजत आज का समय दे रहा है, न उसकी इजाजत आपका पेशा, न उसकी इजाजत यह जिंदगी दे रही है। क्योंकि जिंदगी का भी कुछ लक्ष्य होता है और लक्ष्य के लिए तो आदमी को हमेशा लौ की तरह धधकना चाहिए और उसके प्रति समर्पित भी रहना चाहिए। संकेतों में मैंने बातें कही हैं और बौद्धिक वर्ग में बहुत चीजें बहुत खोल करके नहीं कही जाती। यही मेरा उद्देश्य था। धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत अच्छा। कहा जाए तो हमने तो बहुत कुछ सीखा जो अभी हमने जो हमारा सेशन हुआ। और मैं चाहूँगा सुशांत जी हमारे साथ, इनफैक्ट आज तक ग्रुप से डॉक्टर कुमार कौस्तुभ जी भी जुड़े हुए हैं। तो कौस्तुभ जी नमस्कार, आपका स्वागत है। अगर आप सुन पा रहे हैं कौस्तुभ जी। और सुशांत जी ने बड़ा अच्छा कहा सर, समीर ने तो खैर चार चांद लगा दिए। इतना बौद्धिक जो जरूरत है इस तरह की डिबेट डिस्कशन और जो हम वाद संवाद होते रहना चाहिए, तभी हम कुछ आगे सीख पाएंगे इस पे। शायद सुशांत जी कुछ इस पे जोड़ना चाहें सर। नहीं देखिए, मुझे कुछ विशेष नहीं जोड़ना है। वो उन्होंने जो बात कही वो भी अपनी जगह सही है। एक मोरलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है, नैतिकता की दृष्टि से तो वो होना ही चाहिए। और वो समय की आवश्यकता तो हमेशा ही रही है कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। ये कांट, ये जो दार्शनिक है वो उसके शब्द हैं, व्हाट ऑट टू बी एंड व्हाट इज। तो उसमें जो विरोधाभास आता रहा है, लेकिन अभी की समस्या बस वो हो गई है कि अब इंडस्ट्रियल हाउसेज से भी अधिक पॉलिटिकल पार्टीज मीडिया को चला रही हैं और कंट्रोल कर रही हैं। और वो पॉलिटिकल पार्टीज इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई हो सकती हैं, उनकी अपनी इंडस्ट्री हो सकती है। वो अपने आप में इंडस्ट्री है, क्योंकि अब सत्ता ही इंडस्ट्री होती जा रही है। नेशन स्टेट का स्वरूप बदलता जा रहा है। तो इसीलिए अब आप देख लीजिए कि तोप अब मुकाबिल होता ही नहीं। वो अब समस्या ही नहीं रही है कि तोप मुकाबिल हो तब तो कौन सा तो आप देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य हो, राष्ट्रीय परिदृश्य हो, होता ही नहीं। तो परिस्थितियां बदल रही हैं और अदृश्य है, वो जो है ना वो अदृश्य है। हाँ, तो वही तो अब अखबार भी अदृश्य रूप में अपने अपने अलग अलग अवतारों में आ रहा है। तो उन्हीं अवतारों में देखना पड़ेगा। लेकिन मेरा भी यही, जो अभी ये बात हुई थी उससे मुझे यही है कि अभी कुछ समय में ही मुझे ऐसा लग रहा है 3G की आते से मेटावर्स की बात हो रही है। अब ग्राफिक न्यूज मीडिया प्रिंट वगैरह में आने की संभावना मुझे दिख रही है और पेशेगत तरीके से उस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ एक भाषा और उसकी डिजाइनिंग का और चित्र का, क्योंकि ये अभी तक है नहीं। बाकी मीडिया के, बाकी इंफॉर्मेशन के सारे चैनलों में आ चुका है लगभग, मीडिया में नहीं है। थोड़ा बहुत है, बहुत प्रखर रूप से नहीं है, लेकिन वो आने की संभावना है। बस यही कहूँगा। बस बाकी आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं इस विषय में, तो खैर ये तो आपका बड़प्पन है सर। रितेश जी, अजिताभ सर। जी सर। जी, अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ सकते हैं काइंडली, क्योंकि ऑलरेडी हम लगभग 1 घंटा से ज़्यादा हमारा हो गया है। कोई भी अगर कुछ पूछना चाहे तो प्लीज़ पूछिए, नहीं तो हम फिर वाइंड अप करेंगे। देवेंद्र जी को रिक्वेस्ट करेंगे हम कि वो वोट ऑफ थैंक्स दें। कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज़।
बस मेरा मुझे लगता है अजिताभ जी जो बातचीत हुई है उसमें सारे जी प्रश्नों के समाधान होते हैं। अब आबिद जी जी आबिद जी कुछ नहीं, जी आबिद जी। मैं सभी को नमस्ते करता हूँ। मैं डॉक्टर आबिद हूँ, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, और एक-एक लम्हा मैं आपके साथ रहा और आप सबका उद्बोधन सुना। आभार व्यक्त करता हूँ और गुज़ारिश है मेरी आयोजकों से, कृपया मैं एक नंबर सेंड करूँगा, अगर आप सबका नंबर मुझे मिले तो मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ आयोजन करने की हरियाणा में, आप लोगों का निमंत्रण रहे और आप लोगों का सानिध्य प्राप्त हो। ऐसी कामनाओं के साथ आप सबका आभार। मैं व्हाट्सएप नंबर सेंड कर रहा हूँ अपना इस पे। हाँ डॉक्टर जी, डॉक्टर आबिद आप चैट बॉक्स में नंबर दे जी, दीजिए। जी, जी। जी सर। बेहद आभार और रियली सुशांत सर आपका मैं एक-एक जी। स्लाइड आपकी मैंने स्क्रीनशॉट ली और एक-एक चीज़ को मैंने पढ़ा। रियली बहुत थैंकफुल हूँ मैं आप सबका और बहुत अच्छा लगा रितेश जी और अजिताभ सर और बाकी सभी साथी। मैं डॉक्टर देवेंद्र प्रजापति जी से आग्रह करूंगा कि वो आज के इस कार्यक्रम के धन्यवाद दें। देवेंद्र प्रजापति जी। धन्यवाद रितेश जी आपका। आज का जो वेबिनार है बहुत ही शानदार हुआ और मैं अपने सभी वक्ताओं का, अपने मुख्य अतिथि अध्यक्ष और हमारे विशिष्ट अतिथि सबका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मैं अपने मुख्य अतिथि श्री डॉक्टर श्री नारायण समीर जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और मैं अपने देवेंद्र जी अवतरित भी होइए जरा, देखें तो आपको आपका वीडियो पे जरा रखिए। वीडियो है। हाँ अब अच्छा लग रहा है जी। मैं अपने आकाशवाणी लग रहा रितेश जी भी छिपे हैं, बल्कि हम तो कहेंगे कि सारे लोग अगर ऑनलाइन हो तो एक फोटो स्क्रीनशॉट हम ले लेते हैं। फोटो भी ले लीजिए। हाँ जी बिल्कुल। मैं ऐसा करता हूँ सर, सब लोग आ जाए, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगा। जी जी जी। देवेंद्र जी आप 2 जगह से जुड़े हुए लग रहे हैं। हाँ सर, एक पे सर वो चल रहा है ना, आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है सर। अच्छा ठीक। कौस्तुभ जी ऑनलाइन आइए प्लीज। और हमारे मिश्रा जी भी हैं युवा चौपाल न्यूज नेटवर्क से, कृपया आ जाइए सब लोग, अगर आ सकते हैं तो हम एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे प्रजापति जी ने जैसा कहा। ओके चलिए, जो है ठीक है। हाँ ऐसा है कि बहुत भूमिका होती है इस तरह के आपसी संवाद की भी, जी जहाँ पर व्यापक संवादहीनता के दौर में और जिसको कहते हैं कि घूसे भरे संवाद के बजाय कुछ ठोस संवाद से जुड़ने में बहुत ताकत रहती है और हमें इस तरह के छोटे छोटे वेबिनार्स के माध्यम से भी आपस में जुड़े रहना चाहिए। इसकी भी बड़ी सार्थक भूमिका होती है और यह भी एक तरह की पत्रकारिता है जिसे अनजाने में कोरोना ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। धन्यवाद जी, धन्यवाद सर आपका। मैं अपने मुख्य अतिथि डॉक्टर श्री नारायण मिश्र समीर जी का मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना हमारे समक्ष अपने वक्तव्य को रखा। मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुशांत कुमार मिश्र जी का, जो कि JNU से। मैं अपने अध्यक्ष प्रोफेसर अजिताभ जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। साथ साथ मैं अपने संचालनकर्ता डॉक्टर रितेश चौधरी जी का भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और हमारे साथ जुड़े सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और एक बात और करना चाहूँगा कि आज कल जो हमें पता चला आज कि हमारे बीच नरेश जी नहीं रहे, उसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ। वो हमारे इस ISMP इंटीग्रेटेड सोसाइटी ऑफ मीडिया प्रोफेशनल के एक नवरत्न में से एक थे। मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख है और ये क्षति हम कभी भी भर तो नहीं पाएंगे, बट फिर भी जैसा कि डॉक्टर रितेश जी ने भी बोला कि जिंदगी आगे चलने का नाम है, तो हमारी जिंदगी बस इसी तरीके से चलती रहे और वो जहाँ पे भी रहे वो भगवान उनकी आत्मा को शांति
प्रदान करे। और इसी के साथ ही मैं आप सभी का आज के वेबिनार को सफल बनाने के लिए धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इसी के साथ ही मैं इस वेबिनार के समापन की घोषणा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। हाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा रहा। और डॉक्टर आबिद, आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े। और दुर्भाग्य यही है कि इतने सारे हम लोग इतना सीरियस प्रोग्राम, देखिए हम चारों लोग अपने हैं यहाँ पे, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे हम अच्छे वक्ताओं को हम बुलाते हैं और श्रोताओं की कमी हो जाती है।